हेडिंग बताना जरा, क्या खत्म किया था? के भी हो गया, आयनिक प्रोडक्ट हो गया, पीएच ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये हेडिंग चल रही है ना? हाँ बच्चों, तो चलो चीजें चालू करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है बता देता हूँ। हाँ हाँ। छुट्टी छुट्टी किस बात की? हाँ, तो खुशखबरी ये है कि कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, पहली। ठीक है, सुबह होगी। टाइमिंग अभी बता देंगे, 9 बजे रखे, है ना? 9 बजे ठीक रहेगा। 12 बजे, 10 बजे? नहीं, उधर फिर मेरी वाईटी लगी है 4 बजे। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, बता देता हूँ। हाँ, इधर देखिए, बता देता हूँ। 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, न 8:30, न 10, न 11, 9। उसका रीजन है क्योंकि एक शेड्यूल है। मेरी 4 बजे वाईटी है, तो उस 4 बजे तो वाईटी लेनी, उसके बीच में भी बहुत सारे काम है। आपके जो मैंने कहा था ना कि एक क्यूएसडी प्राइम बनना है, उसके क्वेश्चन सारे बन गए। ठीक है, अब बस वो कंपाइल होंगे और वो सेटिंग एटिंग होगी, तो ये मान के चलो मंडे से या ट्यूसडे से आपको मिलने स्टार्ट होंगे कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, 400 के आसपास क्वेश्चन, या तो वो 432 होंगे या 435 होंगे या 398, 396 ऐसे होंगे। ठीक है, टोटल 400, 450 क्वेश्चन है और हर सब टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चनों को कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करिएगा। ठीक है, जैसे आपके कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठे रहे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, तो उनका रिवीजन करते जाए। जो जो चैप्टर, मैं चैप्टर वाइज लिख दूंगा, हेडिंग लिखा है मैंने, जैसे मिक्सअप ना हो कि पता चला आपके 5 चैप्टर खत्म, 6 चैप्टर खत्म हो गए, छठा चल रहा है शायद, तो अब आप उसको करना चाहो तो पता चला मिक्सअप है, तो नहीं। हेडिंग पड़ी होगी कि ये मोल कॉन्सेप्ट के हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम के हैं, ये केमिकल, ये थर्मोडायनेमिक्स, ये लिक्विड स्टेट, ये केमिकल काइनेटिक्स। जैसे आप उनको साथ साथ में करते भी जाए और उनको 1-2 बार रिवाइज जरूर करें, कम से कम 2 से 3 बार पेपर से पहले पहले, मतलब 2 से 3 बार लगाना है। तो पहले बार लगाओ तो जो तुम्हें ना आए उनको सर्किल करते चले जाओ, दूसरी टाइम वो सर्किल वाले लगाओ, क्योंकि जो एक बार आ गया वो लगभग आ ही जाता है। तीसरी टाइम, अब दोनों टाइप के लग चुके हैं, उसके बाद जो नहीं आए उनको लगाओ, या रैंडम 25-30 लगाओ, कि देखो रैंडम लगाने से अब ये सीट हमारी कंप्लीट है, इसका मतलब ये हमें पूरी 100% आनी चाहिए एनी टाइम। तो फिर मैंने रैंडम लगा के देखा कि नहीं, वो इफिशियंसी बनी हुई है कि अभी बिगड़ गई है, तो इस तरह से उसको करोगे सब लोग, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, संडे की क्लास बुलाने का रीजन बता देता हूं। देखो, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम बच्चों को दिलाए हैं, तो हम लोगों को इतना पता होता है कि किस जगह पे बच्चे को क्या चाहिए और कैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से एग्जाम हो रहे हैं, इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम का आइडिया तो हम लोगों को है ही है। तो जितना ज्यादा आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा लास्ट में, जितना ज्यादा आपको ये रहेगा कि नहीं यार, हम अपनी पढ़ाई अब कैसे इंप्रूव करें, उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अभी आप में से कोई भी ये बैठ के कभी उसने चिंतन नहीं किया, या ये बैठ के वो नहीं सोच पाया कि यार हम में कितनी कमियां हैं, हमें ये चैप्टर क्या 100% आता है, या इस चैप्टर में कौन सा सब टॉपिक मेरा वीक है, या हम 700 680 नंबर को कैसे पहुंचे। इतना टाइम उसको अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि इतना टाइम मिलता ही नहीं है। 6-7 घंटे 8 घंटे कोचिंग करता है, फिर वो खाता पीता है, थोड़ा आराम करता है, फिर वो पढ़ने जाता है, तो उसको 4 से 5 घंटे मिलते हैं। 4 से 5 घंटे में वो तीनों सब्जेक्ट में बस काम कर पाता है।
बहुत ज्यादा इफिशियंट तरीके से चीजें नहीं कर पाता, वो सिर्फ काम कर पाता है कि ठीक है आपने पढ़ाया है, हमने जाके क्वेश्चन कर लिए, बस ये चल रहा होता है। और कोई इसमें 20% ज्यादा कर पाता है, कोई इसमें 20% कम कर पाता है। हाँ, तो जब आप आ जाते हो मार्च में, तो यदि बच्चे को कम से कम 50 दिन ऐसे मिले कि उसको 24 घंटे मिल रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए, यदि उसको 50 दिन ऐसे मिल जाए, 50-60 दिन कि उसको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, उसका सारा सिलेबस खत्म है, उसके पास सारे वो है सोर्सेज कि नहीं, क्यूएसडी प्राइम भी उसके पास है, शॉर्ट नोट्स भी उसके पास है, सीएसडी लिखा भी उसके पास है, उसको सारा पढ़ा भी दिया गया है, तो अब उसको पता है कि यार देखो हमारे पास 60 दिन है, हमें फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीजें आती हैं और ये सारी चीजें मुझे नहीं आती हैं, या ये सारी चीजें अभी मेरी करनी बाकी है, इसी तरह सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब वो क्या है, 24 घंटे अपने लिए फ्री है, उसको ये नहीं है कि अभी 8 घंटे कोचिंग भी करनी है जाके। देखो कोचिंग 6 घंटे चले या 5 घंटे चले, बच्चे का खूब टाइम खराब होता है, बच्चे क्या मेरा भी। अब जैसे मान लो ये हमको, मेरी क्लास होती है शायद कितना बज रहा है जरा बताना कोई, 10:45 से होती है, मतलब 11 बजे मान लो हो रही है, तो यार मैं सुबह से उठा इसी काम के लिए हूं, मैं उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, नाश्ता किया, ठीक है, कैब पकड़ी, आए, मतलब मैं उठा था 9:30 बजे आज, ठीक है, 9:30 से लेके आज मैं इसीलिए 5 मिनट लेट भी हो गया क्योंकि देर से उठा, 9:30 उठा, तो नहा धो के तैयार होने में टाइम लगा, फिर कैब वाले ने थोड़ा टाइम लिया, तो मैं 4-5 मिनट लेट आया। तो 9:30 से लेके अब मैं जब घर वापस जाऊंगा, मतलब पहुंच जाता हूं मैं 3:45 तक, क्योंकि 3 बजे वाली क्लास छूटती है, 10-5 मिनट बच्चे डाउट आउट पूछते हैं, फिर मैं नीचे आता हूँ, कैब करता हूँ, तो मुझे मतलब 4 बज जाते हैं मान लो, तो 9:30 से 4 जरा टाइम काउंट करो, तो होता है 7.5 घंटे। 7.5 घंटे में यदि आप अच्छे से देखो तो पढ़ाया तो 4 ही घंटे, 3.5 घंटे खराब हुए। ऐसा ही बच्चा भी करता है, क्योंकि वो भी तो भाई इंसान ही है, वो भी सुबह उठता है, मान लो वो नहाया धोया नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही स्मार्ट होते हैं, उनको नहाने धोने की थोड़ी जरूरत है, नहाने धोने की जरूरत हम जैसे लोगों को है ना। पुरानी इमारत में देखो बहुत ज्यादा पेंट मारा जाता है, नई बिल्डिंग में पेंट 10-10 साल में एक बार किया जाता है। आ? अरे भाई लड़ाई ना करो, देखो अब बात समझो, तो अब क्या है, मगर फिर भी बच्चा उठा, उसने तैयार हुआ, ठीक है, किसी भी तरह आया, पैदल आया, साइकिल से आया, ऑटो से आया, जैसे भी आया, आया, बैठा, पढ़ा, बीच का ब्रेक मिला, फिर पढ़ा, फिर ब्रेक मिला, अब वो जाएगा, तो वो भी सुबह मतलब 7 बजे से जग चुका है। अब वो भी यदि मैं पहुंच रहा हूं 3:30 बजे, तो वो भी बेचारा 3:30 ही बजे पहुंच रहा है, तो 7 बजे से लेके 3:30 बजे तक वो रहा, तो 7, 5, 12 और 3, 8, मतलब 8-9 घंटे उसके यहां हो गए, 8 घंटे। अब 8 घंटे के बाद वो जाके पढ़ नहीं सकता है, वो खाएगा या नहीं भी खाएगा तो थोड़ा रिलैक्स करेगा, इधर उधर घूमेगा या दूसरे बच्चों से बातें करेगा या सोएगा, कोई एक काम करेगा, और इसमें से कोई गलत नहीं है क्योंकि सैचुरेशन आ रहा है ना, इतनी देर से वो एक ही काम कर रहा है। मगर आप अच्छे से देखो, उस 8 घंटे में उसने खुद कुछ काम नहीं किया है, उससे काम टीचर ने कराया है और पेपर में उसको खुद करना है, ठीक है, तो अब खुद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये अभी उसको नहीं पता है, ये उसको नहीं पता है, हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया, हमने अभी क्वेश्चन लगवाया, तो यार उस क्वेश्चन में 80% टीचर का सपोर्ट है, क्यों, उसने तुरंत तुरंत कॉन्सेप्ट बताया तो तुरंत तुरंत मुझे याद है और तुरंत तुरंत अपने सामने लगवा दिया, तो उसमें कम से कम 80% टीचर का सपोर्ट है। रियल तो तब आएगा जब वो खुद बैठ के लगाएगा, उसके लिए अभी उसने कुछ नहीं किया, 8 घंटे तो बेचारे ने चीजें सीखी हैं, अब वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट है या नहीं वो बेचारे को नहीं पता है, फिर उसने कुछ आराम आराम किया, फिर वो सेल्फ स्टडी करने बैठा, उसको 4-5 घंटे मिलने, अब उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, सब कुछ है, तो उसने कोई 2 सब्जेक्ट चुने और उनको प्रिपेयर करने की कोशिश की, और प्रिपरेशन में क्या है, जो सर ने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, या तो उस दिन का या उसके पीछे वाले दिनों का, ये चलता रहता है, इससे ज्यादा वो कर नहीं पाता है, सारे बच्चे यही करते हैं। मगर यदि उसको लास्ट में कम से कम 50 से 60 दिन मिलते हैं, तो वो अब सुबह उठेगा, उसको कोई जरूरत नहीं है नहाने धोने की, उसको किसी तरह की जरूरत नहीं है, उसने बस मुंह में पानी मारा और टेबल कुर्सी पर बैठ गया, है ना।
अब वो टेबल कुर्सी पे बैठ के खुद कर रहा है, और जब वो खुद कर रहा है तो उसको अब वही 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए भी मिल रहे हैं, साथ में वो 5 घंटे भी मिल रहे हैं। मतलब वो आराम से 12-13 घंटे 14 घंटे सेल्फ स्टडी कर पाएगा, यदि वो सीरियस बच्चा है तो आराम से करता है। अब यार वो 4 घंटे की सेल्फ स्टडी जो है अब आ गई है, वो कन्वर्ट हो गई है 12 से 14 घंटे की सेल्फ स्टडी में। इसका मतलब वो जो पहले एक हफ्ते में लगभग काम करता था, क्योंकि 4 घंटे डेली नहीं होती है, किसी किसी दिन मक्कारी भी आ जाती है, तो मतलब जो पिछले 5 दिन में काम करता था वो अब वो एक दिन में कर रहा है। तो जब उसको वो 60 दिन मिलते हैं, वो 60 दिन उसका सिलेक्शन कराते हैं और नंबर को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि उसको सब कुछ पढ़ रखा है, उसको अपनी कमियां ढूंढनी है, कमजोरियां ढूंढनी है, उन पर वर्क करना है, चीजें रिवाइज करनी है, वर्क करना है, क्वेश्चन करना है, टेस्ट देना है। तो वो टाइम जितना ज्यादा बच्चे को मिल पाएगा उतना ज्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अभी क्या होता है, इंसान है थक जाता है जाते जाते कि 8 घंटे यार सीटों में बैठा, पढ़ाई की, अब वो जाके तुरंत नहीं बैठेगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो वो रिलैक्स मारेगा ही मारेगा। अब हर एक का रिलैक्स करने का तरीका अलग है, किसी का रिलैक्स करने का तरीका है दोस्तों से बातें करके घूम फिर के, किसी का रिलैक्स करने का तरीका है कि यार थोड़ा सो ही लेते हैं, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग तरीका है, और वो सारे तरीका सही है। क्यों? वो तो भाई आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी आपके हिसाब से चलती है कि हमें रिलैक्स किस चीज से मिलता है। किसी को मान लो रील देख के रिलैक्स मिलता है तो वो रील देख ले, उसमें गलत क्या है, मगर उसके पास टाइम की कमी है। हाँ, टाइम की कमी है। तो मैं यही चाह रहा हूं कि संडे जैसे अभी यूज हो जाए, क्योंकि अभी आपको अचानक टाइम मिलता भी है ना, तो उसको आप पढ़ाई में ना कन्वर्ट करके आराम में कन्वर्ट करते हो। जैसे कल संडे मिलेगा तो कोई ऐसा नहीं होगा कि कल संडे मिलेगा तो 13 घंटे पड़ेगा। कल वो संडे मिलेगा तो उसको क्या है, अपनी बॉडी को रिलैक्स देने में कन्वर्ट करेगा। वो क्या करेगा, आराम से 9-10 बजे उठेगा, ठीक है, चाय नाश्ता करेगा, इधर उधर करेगा, 12-1 बजे से यदि उसका मन हुआ पढ़ने का तो पढ़ेगा, नहीं तो फिर नहा धो के खाने पे आ जाएगा कि चलो आज खाना खा लेते हैं चल के अच्छे से। तो वो संडे जो है वो पढ़ने में ज्यादा यूज नहीं हो पाता है, वो आराम में यूज हो जाता है कि हाँ हमारी बॉडी को रिलैक्स मिल गया, उस पर वो यूज कर लेता है। तो मैं ये चाहता हूं कि नहीं, अभी हम लोग रिदम में है तो क्लासे कर ले और वो वाला टाइम बढ़ा ले। हमारा टारगेट ये है, इस तरह से मतलब मैं चल रहा हूं कि बच्चे को कम से कम 50-60 दिन सेल्फ स्टडी को मिले, कि वो अपना सेल्फ स्टडी करे, यहां आके पेपर दे, सेल्फ स्टडी करे, यहां आके पेपर दे। हमारी और तरुण सर एमडी सर की बात चल रही है कि इन बच्चों को सिलेबस के बाद पेपर भी करवाने हैं, तो हम लोग अभी कुछ सीरीज प्लान कर रहे हैं आपके लिए, यहाँ के लिए टेस्ट सीरीज टाइप का कुछ, कि बच्चों को टेस्ट दिलाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पढ़ेंगे, अब पढ़ने के बाद अपने परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कहाँ करेंगे। तो हम लोगों की कोशिश है, तो अब जैसे ही उस जगह तक पहुंचोगे तब तक आपको वो सारी डिटेल दे दी जाएगी कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप पढ़ो, यहाँ के टेस्ट दो, पढ़ो, यहाँ के टेस्ट दो, क्योंकि पढ़ चुके हो सब, अपना रिवीजन करो, जो भी करते हो जैसे भी करते हो, और यहाँ के टेस्ट देके अपने नंबर को चेक करो कि हाँ यार कितने नंबर आ रहे हैं, कम है तो कहाँ कम है, कैसे बढ़ाया जाए, टीचर से बात करो, नंबर बढ़ाओ, तो सीखो। मगर उसके लिए बच्चे को एक टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आज पता चला मेरे में ये कमी है और कल पेपर है तो इम्प्रूव थोड़ी कर पाएंगे। इम्प्रूव करने के लिए भी तो एक टाइम लगता है, और ये आपके लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी है। कोई पहले ही 3 महीने में टीचर क्यों नहीं बन जाता है? दिमाग तो वही है, उसको टीचर बनने में 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल क्यों लगते हैं? क्योंकि 3 महीने में वो इतना सारा सिलेबस कैसे हमेशा याद रखेगा? क्योंकि बच्चा पहले क्वेश्चन से भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट वाले से भी पूछेगा। वो थोड़ी कहेगा अच्छा आप नए टीचर हो, आपसे पहले वाले चैप्टर का पूछूंगा। और वो जो उसका डाउट होगा वो पूछेगा, वो डाउट पता नहीं कितना बड़ा हो कि उस टीचर का खुद डाउट हो, है कि नहीं, है ना? तो वो एक प्रोसेस है, टाइम लगता है। उसी तरह से प्रिपरेशन में भी टाइम लगता है कि यार इतना 90% उसको परफॉर्मेंस देना है बच्चे को, तो 90% परफॉर्मेंस देने के लिए उसको सीखने में टाइम चाहिए, कमियां पहचानने में टाइम चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि नहीं तुरंत उसको सब कुछ पता चल गया और एक दिन में वो सब इंप्रूव करके अगले दिन 720 ले आएगा, ऐसा नहीं है। तो उसको टाइम देना पड़ेगा। हम लोग इतने सालों से प्रिपरेशन करा रहे हैं तो हमें पता होता है कि नहीं यार बच्चे को क्या क्या चीज चाहिए और कहाँ पे कितना टाइम चाहिए। तो उस टाइम को हम लोग देखते हैं कि हाँ यार इस चीज को ऐसे करें तो बच्चे बेचारे जो परफॉर्म करना चाहते हैं, देखो हमारा काम है सबके लिए सही करना, मगर अब जो तुम्हारे हक का काम है वो तो तुम ही करोगे ना, वो तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने
काम को तेजी से करते रहो, हम लोग अपने काम को एकदम सेट रखेंगे, हम लोगों को पता है कैसे क्या करना है, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं चल रही है। आपको बॉटनी में भी क्वेश्चन मिल गए, जूलॉजी में भी मिल रहे हैं, केमिस्ट्री में मिल रहे हैं, मैं पूरे एक साथ पूरे चैप्टर के दूंगा, बन गए। अब बस वो डिजाइन होंगे, वो सेटेट होंगे, आपको मंडे ट्यूसडे तक मैं पहुंचा दूंगा सबके पास कि हाँ आप इनको करो, ठीक है। रिवीजन पार्लर में करा ही रहा हूं। इसके बाद मैं ये देना चाहता हूं कि आप खुद एनालाइज करो कि हमें कितनी चीजें आती हैं, कितनी नहीं आती है। अब उनको नहीं आने वालों को इंप्रूव कैसे करें, उसके लिए भी टाइम चाहिए होगा। तो हम सब लोग उसी में लगे हैं, और साथ में इस बात पे भी लगे हैं कि हाँ जब बच्चों का सिलेबस खत्म हो जाए तो उन बच्चों को टेस्ट देने को मिले ज्यादा से ज्यादा और फ्री में मिले, ठीक है। पेन पेपर पे टेस्ट देने में थोड़े पैसे लगते हैं, थोड़े का मतलब काफी लगते हैं, मगर ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चे हैं तो आपका हक है, आपको इतने सारे दिए भी तो हैं यार उन्होंने, अब कितने ले लोगे, जानी ले लो क्या, है ना, कम थोड़ी होते हैं, 30 40 50 हजार 60 हजार 70 हजार तो फीस रही होगी ना, तो फिर 70, हाँ तो कम थोड़ी ना होते यार। हाँ तो आपको वो टेस्ट दिए जाएंगे, आप उनको करो, मगर हाँ ये सब चीज तभी नंबर में कन्वर्ट होगी जब आप सजग होगे, आप मेहनत करोगे, आप चीजों का यूज करो कि यार ये टीचर मुझे मिला है तो इसका मैं यूज कर लूं मतलब उसे सीख लूं, परफॉर्मेंस ले लूं और अपना नंबर बना लूं, डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है। बाकी आपको टेस्ट टेस्ट देने को सब खूब मिलेगा, इतने टेस्ट दिला देंगे हम लोग, ऑफलाइन ऑनलाइन फ्री मिला के, कि आप मस्ती से करो कि हाँ यार आप जितने चाहो उतने टेस्ट दो। अभी और है, अभी और ये तो मान लो यहाँ चलेगा, हम लोग वाईटी पे और ऑनलाइन पे भी तो चीजें लाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कोई चीज लाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। आपको अभी तक ऑनलाइन के सारे बैच मिले, तो यदि कुछ नई चीज लाएंगे वो अभी आपको देंगे कि भाई उन बच्चों को भी अपना वो दो, सब्सक्रिप्शन दो, उसकी टेंशन ना लो। हाँ मगर मेहनत करना आपका काम है, वो कोई नहीं दे पाएगा, वो आपको खुद लानी पड़ेगी, तो आप अपने काम पे डटे रहिए, ठीक है। तो कल हम लोग 9 बजे से लेके 11 बजे तक या 11:30 बजे तक क्लास करेंगे, इसी के आगे की जहां से आज खत्म होगा, ठीक है। आयनिक खत्म हो जाए, रिडॉक्स, इलेक्ट्रो, एटॉमिक, ये हमारे चैप्टर बचे हैं। जितना ज्यादा टाइम होगा जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करा पाएंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। यदि आप चेक करो, अभी हम लोगों ने चैप्टर की पहली हेडिंग पढ़ा रहा हूं, मगर चेक करो कम से कम 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ टोटल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा चाहिए होते हैं। एक होता है पढ़ाना, पढ़ा के निकल जाना, तो ठीक है, मगर क्वेश्चन से ये चैप्टर ज्यादा समझोगे, जरा जरा देर में वो कॉन्सेप्ट चेंज होगा, और देखो चेंज ही हो रहा है। अब मुझे हेडिंग बता दो, अब हम लोग पढ़ाई पे आ जाते हैं, और आपको एजुकेशनल पार्टी मिलेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बम्फर मिलेगी। हाँ पीएच आप स्ट्रॉन्ग बेस करा दिया था। अच्छा देखो, अब आपने पीएच आप स्ट्रॉन्ग एसिड कर लिया, पीएच आप स्ट्रॉन्ग बेस कर लिया, तो किसी बच्चे ने कहा सर यदि 2 एसिड के मिक्सचर हो, है कि नहीं, 2 एसिड मिला दिए जाए उसका पीएच पूछा जाए, 2 बेस मिला दिए जाए उसका पीएच पूछा जाए, तो कैसे निकालोगे? तो हमने कहा निकाल देंगे यार। तो हमारी हेडिंग नंबर सी, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड या बेस, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट होगा, डिट्टो एक जैसे चलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मैं इसी तरह से सेट करता हूं कि जब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पे आऊं तो बच्चों को टेंशन ना हो, 2 अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट उनके सामने ना आए, जैसे उनको मेहनत ना करनी पड़े। आपको याद होगा हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ बेस के कंसंट्रेशन पढ़े थे, वही हेडिंग है ये। बस उस कंसंट्रेशन में एक आगे फार्मूला जोड़ देना है अपना फेवरेट वाला, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कैसे करेंगे चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो यार ये एक एसिड है, एक एसिड ये है, ठीक है। अब हम लोगों ने इन दोनों को रुक जाओ, ये यार एक्चुअल में क्या है ना, पीपीटी डिजाइन हो जाती ना तो ये मक्कारी नहीं करने देता है, कोई बात नहीं बना देंगे यार। अरे यार हाँ चलो कोई बात नहीं, कल कराएंगे। कल मुझे एक बच्चा ना मैसेज डाल देना सुबह, अच्छा तो फिर ना डालना, कल मैं याद रखूंगा। क्या है, मैं वो फोन करता है कि सर कौन सी पीपीटी लगानी है, तो मैं कह देता हूँ उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी रहती है, मैं कह देता हूँ आइनिक लगा दो, तो आइनिक लगा देता है।
केमिकल वाली लगा दे तो केमिकल वाली पीपीटी के नीचे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उस दिन जो नहीं हुए थे वो है, जैसे ही वो लगा दे तो वो लिंक मिल जाएंगे। अब इस समय इसमें तो स्टोर रहती नहीं है, वो मेरे पास रहती है या उसके पास व्हाट्सएप पे रहती है, क्योंकि मैं एक बार भेज देता हूँ तो अपना लगाओ उसमें पीपीटी में, तो उसको ही बोलना पड़ता है। तो इसमें गलती मेरी रहती है कि मुझे याद नहीं रहता तो मैं उसको बोलता नहीं हूँ, उसमें उसकी गलती नहीं है। चलो मगर नहीं, कल मैं याद रखूंगा। देखो एक एसिड है हमारा HA, यदि HA एसिड है तो इसका कोई कंसंट्रेशन होगा, है ना, इसका कोई वैल्यूम होगा। उसके पीछे रीजन है उठता नहीं है मेरा फोन। आप देखते हो कहां फोन उठाता हूं, और 24 घंटे किसी ना किसी क्लास में ही होता हूं, ठीक है, मतलब जितनी देर काम करने वाला टाइम होता है उतनी देर। क्लास में नहीं हूं तो किसी तरह की मीटिंग में हूं, आप लोगों के लिए बहुत सारी मीटिंग करनी पड़ती है। जैसे अभी ये टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी हवा में होगा भाई, जब हाँ मैं तरुण सर है, MD सर है, BT सर है, सब लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ यार करना क्या है बच्चों के लिए। अब ये समय आ गया, इस समय के आगे बच्चों को कैसे करना चाहिए, तो उसमें डिस्कशन लगता है, अपने अपने आइडियाज होते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब थोड़ी कि पेपर ही दिलाना है, किस स्टाइल से पेपर दिलाए कि प्रिपरेशन ज्यादा उभर के सामने आए। पार्ट टेस्ट दिलाने हैं, नहीं दिलाने हैं, कितने दिलाने हैं, फुल टेस्ट कितने होने चाहिए, क्या किस तरह से होना चाहिए। जैसे एक चीज पे हम लोग रिसर्च पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, उसको बताएंगे नहीं, जब कंप्लीट हो जाएगी तब बताएंगे कि वो चीज क्या है। हाँ देखो अब पढ़ाने दो 5-10 मिनट, ठीक है। अब देखो एक एसिड ये है जिसका कंसंट्रेशन ये है और वॉल्यूम ये है, एक एसिड ये है, ठीक है, सेम भी हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है, जिसका कंसंट्रेशन ये है वॉल्यूम ये है। अब आप कह रहे हो दोनों को मिला दिया गया है और ये आ गया रिजल्टेंट सोल्यूशन। अभी आ रहा है देखते जाओ, ये देखो आ गया, ये देखिए। अब पूछा जा रहा है इसका पीएच बताओ कि भाई इसका पीएच क्या होगा, तो मैंने कहा ठीक है यार बता देंगे। हमें क्या चाहिए पीएच में, भाई जहां का पीएच पूछ रहे हो वहां के एचायन कंसंट्रेशन चाहिए अपने को। हमारा फार्मूला क्या था, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एचायन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एचायन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोगों को बस इतनी सी बात चाहिए कि जिस जगह का आप पीएच पूछ रहे हो उस जगह में एचायन कंसंट्रेशन कितना है, बस ये पता चल जाए। तो मैंने कहा ठीक है पता कर लेते हैं। तो यहां के आपको एचायन कंसंट्रेशन चाहिए। अब जब यहां के एचायन कंसंट्रेशन चाहिए तो एचायन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, भाई किसी का कंसंट्रेशन कैसे निकलता है, उसके मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो हमारा फार्मूला है इन लीटर, यही फार्मूला है। अब मैंने मोल कॉन्सेप्ट में कैसे निकाला था वैसे आज भी निकालेंगे, हम कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी करने वाले हैं। M इंटू वी करोगे तो किसके मोल आएंगे, याद है ना फार्मूला, M इंटू वी करने से मोल आ जाते हैं। तो कंसंट्रेशन इंटू वैल्यूम इन लीटर, लीटर में होना चाहिए तब मोल आएंगे। तो M इंटू वी किया मोल आ गए किसके, HA के, ये मोल ऑफ HA आए हैं। मगर हमें वहां किसका कंसंट्रेशन निकालना है, H प्लस आयन का, तो यार मोल भी H प्लस आयन के लो। तो मॉलिक्यूल से आयन के मोल कैसे बनाए जाते हैं, नीचे के प्रीफिक्स का मल्टीप्लाई करके, जिसको एटॉमिसिटी कहते हैं, एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करके। H के नीचे कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो इतने ही मोल किसके आ गए, H आयन के, सही है। अच्छा यही खेल यहां खेलो, M इंटू वी किया तो किसके मोल आए, मोल ऑफ HB। हमें यहां कंसंट्रेशन H आयन का निकालना है तो मोल भी H आयन के चाहिए, मोल बनाओ, एटॉमिसिटी कितनी है 1, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये आ गया मोल ऑफ H आयन। अब H आयन के आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, वो तो जुड़ेंगे ना। तो देखो इतने H आयन इधर से आए, इतने H आयन इधर से आए, तो इधर H आयन कितने हो गए, दोनों का सम। तो मैंने दोनों का सम डाल दिया, डायरेक्ट डाल दूं, देखना M1 V1 M2 V2 मोल हो गए, इतने मोल अचायन के यहाँ है M1 V1, इतने मोल अचायन के यहाँ है M2 V2, तो दोनों यहाँ पे कितने हो गए, दोनों का सम आ गया। अब वॉल्यूम कितना हो गया, तो यार
V1 लीटर ये, V2 लीटर ये, वैल्यूम आ गया, बस एचआईएन आ गया तो फार्मूले में चिपका दो, एचआईएन आ गया फार्मूले में चिपका दो, क्वेश्चन हो गया खत्म है। और यही काम मैंने वहां पर भी किया था, बस वहां और यहां में डिफरेंस क्या है, वहां हम लोग आयन का कंसंट्रेशन निकाल के मॉलिक्यूल का ज्यादा निकाल रहे थे, आयन का कंसंट्रेशन मैंने एक दो क्वेश्चनों में निकलवाया था। तो हमें नया कुछ नहीं करना है, वही काम करना है, उसी तरह से करना है। अब बेस होगा तो OH आयन इसी तरह से जोड़ लोगे, M इंटू वी करने से मोल आएंगे, मोल ऑफ बेस, मोल ऑफ OH आयन निकाल लिए, उसी तरह से OH आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, कर लोगे। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन में कि भाई कर कैसे लेंगे। तो जरा देखो क्वेश्चन देता हूं, ये इसी कैटेगरी का है, नहीं ये डाइल्यूशन वाला है, बहुत सारी कैटेगरी है, अभी तो पढ़ाना ही शुरू किया है, ये भी डाइल्यूशन का है, ये एसिड बेस का है, ये डाइल्यूशन का है, डाइल्यूशन के ज्यादा क्वेश्चन है, ये एचआईएन का है, ये भी मगर क्या है, इस पीएच ऑफ सोल्यूशन इन 5 लीटर कंसंट्रेट डिक्रीज 100 टाइम्स, नहीं ये भी अलग है, ये भी अलग है, हाँ ये सही है। चलो इसको भी करते हैं, मगर इससे पहले मैं कराता हूं, एक मैं लिख के देता हूं, अभी बहुत सारी एडिंग है, मतलब आपको खूब क्वेश्चन कराऊंगा। अब जरा देखो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा, ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए सारे लोग, मैंने कहा यार 2 लीटर 0.2 मोलर HCl मिक्स विद 1 लीटर 0.1 मोलर H2SO4। अब मैंने कहा रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच बताओ, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, दो सोल्यूशन को मिलाया गया है, 2 लीटर 0.2 मोलर HCl, 1 लीटर 0.1 मोलर H2SO4। अब मैं कह रहा हूं पीएच बताओ, तो किसी का पीएच आप कैसे निकालोगे भाई, दोनों एसिड है तो हमें टोटल एचआईएन चाहिए। देखो वहां पे मैंने करने का तरीका बताया था, अब हम डायरेक्ट निपटा देंगे, आप भी निपटा पाओगे डायरेक्ट। हमें क्या चाहिए, एचआईएन कंसंट्रेशन, है ना, तो हमारा फार्मूला क्या है, टोटल मोल ऑफ एचआईएन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही है ना। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर यहां से आ रहा है, 1 लीटर यहां से आ रहा है, कोई परेशान तो नहीं हुआ। अब देखना M इंटू वी करने से क्या आएगा, मोल, किसके मोल, HCl के। तो देखो मैं ये कर रहा हूं M इंटू वी, मोल ऑफ HCl इंटू 1 मोल ऑफ HN, सही है। कैसे किया, M इंटू वी किया तो मोल बन गए, किसके मोल बने, HCl के, मगर हमें HN के चाहिए, तो HN के लिए उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई 1 थी, तो यहां से कितने मोल आए, इतने आए, तो मैं लिख दूं यहीं पे डायरेक्ट, वो तो पढ़ा रहा था समझा रहा था तो सब कुछ डिटेल में लिखा, अब तो क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा इधर से कितने एचआईएन आए, M इंटू वी किया तो मोल आए, ये किसके मोल आए, H2SO4 के, एचआईएन के लिए एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई, तो ये यहां आ गया, तो 0.1 इंटू 2। अब जरा इसको जोड़ घटा लो यार, देख लेना मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, क्योंकि अब मैं सबसे टफ चीज से गुजर रहा हूं, कैलकुलेशन से। तो 2 इंटू 10 की पावर -1, ये एचआईएन कंसंट्रेशन आ गया, क्लियर है। तो हमारा पीएच का फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने वैल्यू डाल दी। अब मैंने इसको लिखना सिखाया है 1 यहां से यहां तक, तो pH इक्वल टू 1 माइनस log 2 की वैल्यू चिपका दो, तो 0.7 के आसपास का pH आ गया, है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम यहां से यहां तक हुआ है, बस पीछे हमारा मोल कॉन्सेप्ट वाला ही कॉन्सेप्ट चला है, तो मैं कॉन्सेप्ट कोई नया ला ही नहीं रहा, उसी कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत है, कर लोगे। अब जरा देखो यार, क्वेश्चनों को परेशान कैसे करना है, कि मतलब क्वेश्चन में चेंजेस करें या कुछ और करें, तो एक चीज और पढ़ा देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। अब एसिड और बेस के मिक्सचर का पीएच हमने निकाल लिया कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट क्या है, अभी इस पे और क्वेश्चन करेंगे।
इसी जगह पे एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डाइल्यूशन। यदि हम सोल्यूशन को सिर्फ डाइल्यूट कर दें और पीएच पूछें, जैसे 10 ml एसिड है, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, अब पीएच बताओ। आप एसिड के साथ एसिड को नहीं मिला रहे हो, बेस के साथ बेस को नहीं मिला रहे हो, आप एसिड और बेस में पानी मिला रहे हो, तो एसिड और बेस में पानी मिलाओगे तो भी पीएच चेंज होगा, है ना? तब नया पीएच कितना आएगा, तो अब उस पर बात करते हैं। और फिर ये सारे 5-7 क्वेश्चन एक साथ करते हैं, क्योंकि दोनों के मिक्सअप कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन है। तो हमने कहा यार हेडिंग नंबर डी, ठीक है, पीएच ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहां पे आपके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और ये मैंने वहां पर भी पढ़ाया है, कंसंट्रेशन में भी वही हेडिंग है, वही सब कुछ है, कुछ नया नहीं करेंगे, बस उसके आगे फार्मूला जोड़ देंगे। तो देखो, पीएच ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको बताऊं डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना, मतलब सॉल्वेंट मिलाना, सॉल्वेंट मिलाना ओनली, सिर्फ सॉल्वेंट मिला रहे हो। सॉल्वेंट हमारा इन जनरल क्या है, पानी है, सिर्फ पानी मिला रहे हो आप, ठीक है ना, डाइल्यूशन। ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज डाइल्यूशन। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ जाएगी, वैसे आप लोग जानते हो। देखो, ये ऐसे लिखा जाता है, पीएच का फार्मूला ऐसे लिखा जाता है। अब यदि मैं एंटीलॉग ले लूं, तो देखो ये ऐसे आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया है, देखना जरा, बताना सही है। ये माइनस इधर ले आए, एंटीलॉग लोगे तो एंटीलॉग लेने पर क्या होता है, बेस के ऊपर आ जाता है, इसका बेस क्या है 10, तो 10 के ऊपर माइनस पीएच इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन। तो यदि कहीं हमें पीएच दिया है और तुरंत एच आयन कंसंट्रेशन चाहिए, तो बस 10 के ऊपर माइनस पीएच इज नोन एज एच आयन कंसंट्रेशन। तो ये फार्मूले भी हमें यूज करने पड़ सकते हैं कहीं जरूरत पड़ी। तो एच आयन इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस पीएच, ओ एच आयन इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस पीओएच। तो इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। करना कैसे है, अभी देखो सिखाता हूं। हमें कुछ नहीं करना है, जो अभी पीछे किया था वही करना है, ठीक है। ये देखो, ये एक एसिड है, इसमें आपने पानी मिलाया और ये बना हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन। देखिए, ये सपोज करो एसिड है, या तो एसिड होगा या बेस होगा, है ना, कोई एक होगा, इसका कोई कंसंट्रेशन होगा ऐसे। अब इसमें तुमने पानी डाल दिया है, आप पूछ रहे हो कि भाई पीएच बताओ, ये हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन आ गया। अब इसका पीएच पूछ रहे हो, तो वही फार्मूला है भाई, पीएच का मतलब एच आयन कंसंट्रेशन निकालना। तो एच आयन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, मोल ऑफ एच आयन, हम कुछ नया नहीं खेलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल ऑफ एच आयन निकालते हैं, इसके पास मोल कितने हैं, ये मोल ऑफ एसिड है, एटॉमिसिटी कितनी है 1, तो ये आ गए मोल ऑफ एच आयन, ठीक है। अब ये क्या है, सॉल्वेंट, तो आपने टोटल मोल ऑफ एच आयन, अब तो एच आयन इसी से आ रहे हैं, इसमें कोई एसिड बेस तो है नहीं कि एच आयन आएंगे, तो सारे के सारे एच आयन यहां से आए। अब वॉल्यूम कितना हुआ, अब जरा यहां पे देखो, ये एच आयन का कंसंट्रेशन आया। अब आप गौर से देखिएगा, यहां पर जर्नली क्वेश्चन कैसे चलेगा, कभी कभी फंसाएगा, तो कैसे फंसाएगा, आपने सिर्फ ये वाले एच आयन काउंट किए, चेक करो, यहां एच आयन इतने थे, यहां डाला तो भी इतने ही है, तो ये एच आयन ऑफ एसिड आया है डाइल्यूट करने के बाद, है। तो कभी कभी यहां फंसा सकता है, ये वैल्यू इतनी छोटी हो सकती है कि इसमें वाटर का एच आयन ऐड करना पड़े, मतलब हमारा ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो आपको करना वही है, हमें कुछ नया नहीं करना है, हमारा फार्मूला ये था ना, तो ये एच आयन ऑफ एसिड आया है। अब एच आयन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 से बड़ी होगी तो वाटर छोड़ोगे, नहीं होगी तो जोड़ोगे, मतलब जैसा है वैसा ही चलेगा, जो कल पढ़ाया था, ध्यान है सबको। तो
यदि कहीं डाइल्यूशन होगा तो हम ऐसा कर रहे होंगे, वही काम कर रहे हैं। एसिड में पानी मिला दिया तो मोल ऑफ एच कितने हुए, इतने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, V1 प्लस V2। मगर ये तुमने निकाला क्या है, ये तुमने निकाला है मोल ऑफ एसिड, मतलब मोल ऑफ एच। अब हमारा फार्मूला ये होता है, अब कैलकुलेशन इजी करनी है या नहीं वो तो डाटा बताएगा ना। यदि मान लो एच ऑफ एसिड की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁻6 को निगलेक्ट कर देंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। यदि वो छोटी होगी तो नहीं करेंगे, है ना। तो अब जरा देखो इस पर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि इस पर क्वेश्चन बनेगा कैसे। हाँ, अब देखिए कल ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था ना, आप ही के बैच में करा दिया था ना, ये भी शायद करा दिया था। ठीक है, यहां से उठाते हैं। अब देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू एसिड HCl जिसका pH 3 है एंड pH 5 है मिक्स्ड, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है दो एसिड है, इनको मिक्स कर दिया गया है, आप मिक्स करने के बाद pH बताओ। मैंने कहा बता देंगे यार, अपने को क्या निकालना है, मिक्स करने के बाद HN, अभी पढ़ाया है ना कैसे निकलता है, HN के मोल और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन की थीम तो समझ पाए, उसने दो एसिड को मिलाया है। अब दो एसिड को मिलाने में इंफॉर्मेशन देने के 1000 तरीके हैं। अब इक्वल वॉल्यूम कर दिया, कभी वॉल्यूम अलग अलग कर दिया, अब कभी एसिड का कंसंट्रेशन दिया, कभी उसका पीएच दे दिया। हमें तो एच के मोल चाहिए, यदि पीएच देता तो क्वेश्चन और सस्ता हो गया, डायरेक्ट एच के मोल है। देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट किधर पढ़ाया है, डायरेक्ट एच का कंसंट्रेशन है आपके भाई, पीएच दिया है तो डायरेक्ट एच हो गया। तो जरा देखिए, आपने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू HCl सॉल्यूशन, पीएच कितना है 3, यदि पीएच 3 है तो इसमें एच कंसंट्रेशन कितना है, इसमें एच कंसंट्रेशन कितना है, सही है कि नहीं। क्या यहां पे एच कंसंट्रेशन डालना है, मोल डालना है। मोल कैसे निकल रहा है, m इंटू वी करने से। तो देखो v क्या है, इक्वल, तो आप चाहे तो एक एक मान लो, चाहे दो दो मान लो, चाहे वी मान लो, जो आपकी इच्छा हो। तो एक एक मानने में क्या है, कैलकुलेशन इजी रहती है। वैसे इक्वल कहा गया है तो आप कुछ भी इक्वल मान लो, आंसर सबका सेम ही आता है, वो आपके ऊपर है। तो लोग वन क्यों मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी है, वन का मल्टीप्लाई इजी, वन का डिवाइड इजी, तो वन वन मान लेते हैं। आप v माने, 10-10 माने, 20-20 माने, 2.5-2.5 माने, कुछ भी मानो, आंसर सबके सेम ही आएंगे। तो हम वन वन मान ले, तो वन इसका है, 1 लीटर इसका है। तो देखो m इंटू वी, तो मोल कितने आ गए, इतने ही आ गए। ध्यान रखना मैं मोल रख रहा हूं, मैं यहां कंसंट्रेशन नहीं डाल रहा, वो आंखों का धोखा है, क्योंकि लीटर वन है ना। m इंटू वी किया, m इंटू वी, वी क्या है 1, तो इसके भी मोल इतने आ गए, मोल यहां डाल दिए, 10⁻³ प्लस 10⁻⁵, टोटल मोल इतने हो गए। इस वाले से आए 10⁻³ इस वाले से आए 10⁻⁵। वॉल्यूम कितना हुआ, 1 लीटर, 1 लीटर मिलके 2 लीटर। अब कट्टम काट खेलो, तो देखो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, जोड़ना है ना, तो पावर सेम होगी तभी जोड़ पाएंगे। तो पावर सेम करने के लिए मैंने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड। अब आपने कॉमन ले लिया तो डायरेक्ट कर दो थोड़ा सा, ये देखो 10⁵ कॉमन लोगे तो 100 प्लस 1, 101। अच्छा, अब 101 हो गया है, अब डिवाइड कर दो, एक मिनट रुक जाना, हाँ डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके कोई बता दो यार, 55.5 इंटू 10⁻⁻5, अच्छा 50.5 है कि नहीं। अब यार एच आ गया है, पीएच चिपका दो, पीएच इक्वल टू
आप बुकों पे मत जाइएगा कि वो किस तरह से लगा रहा है, वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, किसी बच्चे को थोड़ा इजी करना है तो आप ऐसे कर लो जैसे किसी बच्चे ने करके बोला था, हाँ इसको ऐसे लिख लो। तो मैंने आपको पढ़ के बताया है लिखने का तरीका, ये पकड़ा, यहां से यहां कर दिया, और log 5 की वैल्यू आपको पता है, हाँ 0.6 लिख लो या 0.7 ही लिख लो, 0.69 होती है। तो इसके आसपास आंसर देख लो, सही है? बात समझ पाए? देखो, हम कुछ नया नहीं करेंगे, नया करना ही नहीं होता है। बुक वाले क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उस पर अपने को ध्यान नहीं देना, जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा वही यहाँ चिपका रहे हैं। नए कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। बस मोल कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद इतना फार्मूला ऐड हो रहा है हर बार। अब बच्चों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है कि सर एक क्वेश्चन दे के काम बन जाएगा, कुछ और भी करना चाहिए। मैंने कहा कुछ और कर लेते हैं। अब देखो, ये खतरनाक क्वेश्चन है, आई थिंक नहीं, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, मगर पढ़िए, ए सॉल्यूशन ऑफ HCl, करो। हाँ 1 ml को 1 लीटर में कन्वर्ट किया गया, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखने में बहुत सस्ता लग रहा है, मगर देखना अभी तुम धुआं छोड़ते नजर आओगे। करिए आप लोग, आपको 2 सेकंड देता हूं। हाँ देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को पलटाते हैं। देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ HCl pH equal to 5 if 1 ml of it is diluted to 1 liter। 1 ml था, उसमें पानी आनी मिला के 1 लीटर कर लिया है। What will be the pH of resultant solution? अपने को क्या फर्क पड़ना है, अपने को भैया जिसका तुम pH पूछोगे उसके अचायन हमें चाहिए, है कि नहीं? यही तो काम है अपना, करते रहो डाइल्यूशन। तो मैंने कहा भाई अचायन कंसंट्रेशन अपने को निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, अचायन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लगातार यही कर रहे हैं, आज भी यही करेंगे। अब हमें दिया क्या है, 1 ml दिया है, और जिसका pH क्या है ना, 10⁻⁻5 है, तो अचायन इतने हैं। अब इसमें तुमने पानी मिला के 1 लीटर कर लिया, 1 लीटर का मतलब 1000 ml। हमें इसका pH निकालना है, तो इसमें हमें अचायन मिल जाए। अच्छा पानी मिलाया है, तो अचायन तो मिलाया नहीं है, तो पहले अचायन कितने थे, m इंटू वी 10⁻⁻5। अब ये मिलीमोल होंगे क्योंकि वी ml में है ना, मगर पूरा लिख दूं नहीं तो यार कोई बच्चा घर में जब समझेगा ना 2-4 दिन बाद, तो कहेगा यार सर गलत कैसे लिख देते हैं इतना, नहीं तो बेचारा कंफ्यूज रहेगा कि m इंटू वी करते हैं तब भी इनका मोल आता है, m इंटू वी ml करते हैं तब भी इनका मोल आता है ना। मान लो अभी कुछ आधा मुंह से बोल दिया, आधा ऐसे चला गया, तो वो 6 दिन बाद 10 दिन बाद परेशान होगा। तो ये हुआ। अब
यहां पे हमें चाहिए, तो जितने मोल यहां पे उतने ही मोल यहां पे। तो मोल हमारे कितने आ गए, 10⁻⁻5 मिलीमोल, है ना। अच्छा, अब वॉल्यूम कितना है, पहले एक था, अब कितना है, 1000 ml। अब जरा देखो, पहले ये बताओ, ये समझ में आया भाई, जिस जगह आप पीएच निकाल रहे हो उसका वॉल्यूम 1000 ml है, रख दिया। अब वहां एचआईन के मोल कितने हैं, तो इतने ही हैं जो शुरुआत में थे, तुमने तो पानी मिलाया है। क्लियर है ये बात, सबसे पीछे सही चल रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं कि पूछो, आप दूसरों के लिए थोड़ी डॉक्टर बन रहे हो, अपने लिए बन रहे हो, है ना। ये सब तो बदमाश है, जैसे ही डॉक्टर बन जाएंगे तुम्हें भूल जाएंगे कि कौन थे तुम, तो तुम भी इनको तुरंत भूल जाओ, अपना डाउट खुद पूछो। हाँ देखो, आप जरा क्वेश्चन को पढ़ो, 1 ml ऑफ इट इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। 1 ml था, पानी मिला के इसको 1000 ml कर दिया है। यदि कहा जाता है 1 ml और 1000 ml मिलाए गए हैं तो 1001 होता। उसने कहा 1 ml था, इसमें पानी मिलाया तो इसको 1000 कर लिया, तो इसमें एक ऐड क्यों करेंगे, है ना। तो लैंग्वेज ये है कि 1 ml दूध था, उसमें पानी मिला के इस दूध को 1000 ml कर दिया गया है। तो अब बताओ रिजल्टेंट कितना दूध है, तो 1000 होगा ना। तो बस ये हुआ है ना। तो लैंग्वेज पे हमें थोड़ा सा फोकस रखना है कि मिलाया गया है, दो अलग अलग सोल्यूशन को नहीं मिलाया गया है। तो हमारा ये आ गया। अब जरा देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको जरा ऊपर ले जाओ, बताओ कितना होगा। तो pH इक्वल टू HN इक्वल टू 10⁻⁻8, तो pH इक्वल टू 8 माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन। आंसर कितना आ गया, सही है। हाँ वेरी गुड, बहुत सही। हाँ हमारा फार्मूला वो नहीं है, माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन अपना फार्मूला नहीं है ना। क्योंकि जैसे ही 8 आया तो वहां तुम्हारी घंटी बजनी चाहिए कि यार ये एसिड का सोल्यूशन है और पीएच 7 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा हो गया है। तो हमने उस लेचो को समझाने के लिए पहले से ही अपना फार्मूला सेट कर रखा है कि आप गलती करोगे मगर आंसर सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि आप ये फार्मूला थोड़ी लगाओगे जो बुक वाला है, आप तो अपना वाला लगाओगे। अब जरा देखो, इसमें आप अपनी वैल्यू डालो, अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे ही HN का कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻6 से छोटा है, तो तुम यही वाला फार्मूला लगाओगे। तो हमारा आंसर अपने आप सेट था। वो तो मैं आपको इसलिए लिख रहा था, जैसे बुकों में जो दिया है या आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें गलतियां क्यों आ जाती हैं, बच्चा गलत क्यों कर देता है, क्योंकि ये बात भूलेगा वो कि यार ये 10⁻⁻6 से छोटा है तो वाटर का फार्मूला ऐड होना चाहिए। तो आप हमेशा यही यूज किया करो, तो आप भूलोगे ही नहीं, अपने आप आपके दिमाग में सही चलेगा। अब आप इसकी सेटिंग बैठा लो, ठीक है। तो कैसे करोगे, मैं डायरेक्ट कर दूं। देखो ये आया, इसको करोगे 10 इंटू 10⁻⁻8, तो 10⁻⁻8 कॉमन ले लोगे तो 1 + 10 11। अब फिर मैंने इसको ऐसे कर लिया, अब इसको लिखना मैंने सिखाया है, इसको लिखा, उठा के माइनस कर दिया, है ना। हाँ 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 पूछो कोई। हाँ अच्छा, देखो कुछ ऐसा है, 1 ml हमारे पास ये सोल्यूशन था, है ना, ये 1 ml सोल्यूशन है। अब इसमें क्या हुआ, पानी मिलाया गया, ठीक है। अब पानी मिलाते चले गए, पानी मिलाते चले गए, अब ये 1000 ml हो गया। कह रहा है अब पीएच बताओ जब 1000 ml हो गया, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ लास्ट में, 1000। तो जिस वॉल्यूम का पीएच निकालना है वो 1000 ml है, तो 1000 डाल दिया। अब इसमें एचाइन कितने हैं, तो पानी मिलाया, एचाइन तो मिलाया नहीं है, तो जो 1 ml में एचाइन थे वही इसमें होंगे। तो 1 ml में एचाइन कितने थे, m इंटू वी। m इंटू वी करने से क्या मिलता है, मोल। तो m इंटू वी, तो ये सब किसके दिए हैं, एचाइन के दिए हैं, तो मोल भी किसके आ गए, एचाइन के आ गए। अब यहां रख दिया।
अब देखो ये मिली मोल है, ये मिली लीटर है, तो इसको मोल बनाने के लिए 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई, इसको लीटर बनाने के लिए 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई, वो कट जाएगा, इसलिए मैंने किया ही नहीं। हाँ यस, अब मैं वहां पे आता हूं, अभी तो मैंने सॉल्व किया है ना। अब बताता हूं कि हम कहां पर रुक के तुरंत आंसर लगा सकते थे। जब भी एच आयन कंसंट्रेशन, एसिड है, गौर सुनना, एसिड है और एसिड का कंसंट्रेशन यदि कहीं पर भी फाइनल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, एसिड का कंसंट्रेशन कहीं पर भी 10 की पावर -6 से ऊपर आ जाए, मतलब 10 की पावर -7 से कम आ जाए, ऊपर का मतलब बढ़ा हुआ समझेगा बच्चा, है ना, तो लैंग्वेज गलत बोलिए, 10 की पावर -6 10 की पावर -7 के बराबर या उससे कम आ जाए, जैसे ये 10 की पावर -7 से छोटी वैल्यू है ना, तो 10 की पावर -7 के बराबर या उससे छोटी वैल्यू हो तो आंसर हमेशा 6.9 आएगा, वो जुड़ के हमेशा यही ला रहा होगा 7 के पास वाला आंसर। करके हमने इसलिए दिया क्योंकि भाई हम पढ़ा रहे हैं अभी, मगर अब आपको आंसर वहां टिक करना है। तुमने जैसे ही देखा कि एच एन कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 आया, बस ढूंढो कि 6.9 वाला आंसर किधर है, यही है, यही होगा, यही होगा। क्यों? क्योंकि जब मैथमेटिकली सॉल्व होगा तो वो 7 के आसपास ही आंसर देगा, 7 से ऊपर दे नहीं सकता, नहीं तो वो बेस हो जाएगा, तो 7 से नीचे ही आएगा, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, मगर ये कब? जब हम क्वेश्चन पेपर में कर रहे हो। अभी तो मुझे पढ़ाना था, समझाना था, तो मैंने किया। हाँ हाँ, ऊपर से पकड़ पा रहे हो ना। हाँ, वो तो अपनी अपनी मतलब क्षमता है कि भाई किसी बच्चे को डायरेक्ट समझ में आ गया, अच्छा वॉल्यूम 1000 गुना बढ़ाया है तो कंसंट्रेशन 1000 गुना कम हुआ होगा। हाँ 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 हाँ, वही कह रहा हूं, वो अपनी अपनी क्षमता है कि आप कौन किस जगह पे कितनी तेजी से क्वेश्चन को समझते हुए अप्रोच लगा सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने जो कहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। हाँ, वो ऑप्शन देख के तुमने ठीक कहा है कि भाई 5 है, डाइल्यूट करोगे कंसंट्रेशन कम होगा, पीएच बढ़ेगा, 7 से ऊपर ले नहीं जा सकते, भाई दौड़ा लेगा, है ना। तो इसका मतलब 5 और 7 के बीच का आंसर होगा। अब 5 और 7 के बीच में एक ही ऑप्शन है, तो ठीक कर दिया, हाँ ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है। मगर वहां तक जो मतलब पहुंच पाए वो पहुंचे, नहीं तो आपको बेसिक इस जगह से पकड़ में आ जाएगा। यदि कहीं पर अचायन कंसंट्रेशन की वैल्यू, यदि कहीं पर भी अचायन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -7 और उससे छोटी आए तो हमेशा पीएच 6.9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। आप बस वही वाला उठा के टिक कर दो। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बच्चा 11 पूछ रहा था, 11 है कहाँ ये? अच्छा, इसको जोड़ते हैं। जैसे ये हमें जोड़ने को बोला गया, तो बचपन में हमें मैडम ने क्या पढ़ाया था कि इसको हम ऐसे लिख ले, है ना, यहां 10 किया तो एक पावर बढ़ा दी माइनस में, अब 10 की पावर -8 कॉमन ले लो, टेन प्लस 1 11, सही है। अच्छा, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे, अब मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, तो आपने पूछा ना कैसे हुआ, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही। और कैसे कर सकते, और कोई तरीका बता रहे हो क्या कुछ? अच्छा, नहीं करना जरूरी है यार। अच्छा, अब देखो, उसी का भाई, मतलब उसी क्वेश्चन को जो पीछे किया है ना, उसी क्वेश्चन के बस ऑप्शन पलटे गए कि वो और कैसे पूछ सकता है। कह रहा है, हाँ बताओ भाई क्या कह रहा है। द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज 5, यदि पीएच 7 से कम है तो सोल्यूशन एसिडिक है। इट एच आयन कंसंट्रेशन इज डिक्रीजेस बाई 100 टाइम्स, ठीक है। द नेचर ऑफ द सोल्यूशन बिकम, अब देखो क्वेश्चन यहां से दो तरह से पूछा जा सकता था कि अब रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच बताओ, एक क्वेश्चन ये हो सकता था, एक नेचर पे हो सकता था। अब देखो यार, एसिड है, उसको चाहे जितना डाइल्यूट कर दो, बोलोगे तो एसिड ही, नहीं तो केमिस्ट्री वाले गुस्सा करेंगे ना,
भाई एसिड है, अब उसको डाइल्यूट करते चले जाओ तो वो बेस थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि पानी तो मिला रहे हो, पानी न्यूट्रल है, एसिड तो एसिड ही रहेगा, है कि नहीं? बेस है तो बेस ही रहेगा, तो तुम तो सिर्फ डाइल्यूट कर रहे हो ना, तो एसिड है, एसिड नेचर रहेगा, आंसर ये आएगा। नहीं बता सकते, है ना? तो एसिड है, एसिड ही रहेगा, क्यों? हा? उसके पीएच पे फर्क पड़ेगा मगर नेचर पे नहीं। अब भाई देखो जरा समझना, जैसे मैं हूं, अब मैं चाहे कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, कितने भी साल का हो जाऊं, कहीं पर भी रहूं, जाके रहूंगा तो मैं नहीं है यार, फीमेल थोड़ी हो जाऊंगा कोई, है कि नहीं? तो वहां तो नेचर ही चेंज हो रहा है ना, जेंडर की प्रॉब्लम आ रही वहां तो। भाई एचसीएल है, एचसीएल रहेगा तो एसिड ही ना यार। अब मैं मान लो पटना आ गया तो फीमेल थोड़ी बन जाऊंगा कोई, तो वही है, एसिड है, डाइल्यूट करते रहो, डाइल्यूट करते रहो, डाइल्यूट करते रहो, रहेगा तो एसिड ही। हाँ बाकी सारी चीजें चेंज होंगी, पीएच चेंज हो जाएगा, सब चेंज होगा, मगर नेचर नहीं चेंज होगा। हा? मुजफ्फरपुर में? अच्छा, अब इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा, अब इसको करो यार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे कॉन्फिडेंस और पुरान मतलब ये छोटे छोटे 4-6 पॉइंट बताए हैं वो दिमाग में रुकेंगे। द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू 3 विल बी, हाइड्रोक्सिल आयन ओएच आयन होता है, बताओ। हाँ देखिए, यदि पीएच 3 है तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक है। जब डाटा लगाया करो तो लास्ट में एक बार ये चेक कर लिया करो उसका नेचर तो नहीं चेंज हो रहा है, एसिड है तो एसिड ही रहे, बेस है तो बेस ही रहे, क्योंकि सिर्फ पानी मिलाना चल रहा है, हम एसिड बेस तो कुछ मिला नहीं रहे। अच्छा पीएच ये एसिड है, एच आयन 3 है, हाँ 14 में 3 घटा दोगे तो एच आयन और ओ एच आयन का मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ये 10⁻³ है, तो ओ एच आयन कितना आ गया? ठीक है कि नहीं? हमारा आंसर हो गया। एम मतलब मोलरिटी, मोलरिटी का सिंबल है ना? अब आपने अच्छा एसिड बेस अभी नहीं पढ़ा है ना, मिक्सचर का नहीं पढ़ा है ना, ये मिक्सचर का ही क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग। हाँ रुक जाओ, अब एक पहले पढ़ा लूं, ये वाला देखे जरा। हाँ ये क्वेश्चन करो, 10⁻⁻m NaOH is diluted 100 times, the pH of dilute solution। सोच लो। ए, और बताइए। देखो जब ना है तो करके देख लो, जरूरी थोड़ी है कि बिना करे करो, पेन चलाओ। देखो अब मैं इस क्वेश्चन के अप्रोच थोड़ा सा बता देता हूं। सोल्यूशन क्या है? NaOH। सोल्यूशन कैसा है? बेसिक, तो चाहे कुछ भी कर लो रहेगा तो बेसिक ही, एसिडिक तो होगा नहीं। और यदि सोल्यूशन बेसिक है तो पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा। यदि सोल्यूशन बेसिक है तो पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा। तो ये गड़बड़, ये गड़बड़, अब बचे ये दो। अब दोनों में से कौन है ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए OH आयन कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻6। 100 टाइम डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन 100 टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अब एच आयन के मोल तो चेंज नहीं हो रहे, आपने इसको 100 गुना बढ़ाया तो ये 100 गुना कम हो जाएगा, तो एच आयन का कंसंट्रेशन 100 गुना कम हो गया, सॉरी OH आयन का, बेस था पहले 10⁻⁻6 था, 100 गुना कम हो गया। ठीक, आपको पता है कि ये OH आयन आए हैं किसके? बेस के। अब हमें क्या निकालना है? पीएच। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि सबसे पहले यदि किसी बेस का पीएच पूछ रहा है तो पीओएच निकालो।
नहीं तो गेम सेट हो जाएगा। तुम क्या करोगे, OH इक्वल टू 8, pH इक्वल टू 6 है। अब क्या हुआ, जेंडर चेंज हो गया। NaOH है, NaOH का pH यदि 6 आया तो 6 से कम जिसका pH आता है वो कौन होता है। देखा तुमने क्या बवाल किया है? मार बैठेगा कोई, है कि नहीं, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अब मान लो मैं इनको कहूं, कुछ तो नाम होगा इनका, क्या नाम बता। रिक, रिक नाम है। अब मैं इनका नाम ईसा कर दूं तो ये गुस्सा नहीं जाएगा कि सर अब मिलना तुम रास्ते में, अच्छा है। अपने गांव वालों को बुला के इकट्ठा करके क्या, ये जो सर आएंगे ना, इनको जरा देख लियो किनारे ले जाके। तो देखो ये गलत क्यों है, समझ गए। तो ये ध्यान रखें कि जब डाटा इधर उधर हिलेगा तो हो सकता है वो एसिड से बेस, बेस से एसिड बनना हो, मगर नेचर नहीं चेंज होगा। तो इस पर फोकस रखना थोड़ा सा। तो देखो OH आयन कंसंट्रेशन कितना आया, इतना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने कहा है किसी भी बेस का डायरेक्ट पीएच हम नहीं निकालेंगे, पहले पीओएच निकालेंगे फिर पीएच निकालेंगे, है ना। तो मैंने पीओएच निकाला, तो पीओएच कैसा आया, ये, क्योंकि अब हमारा फार्मूला क्या है, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन प्लस 10 की पावर -7। जो एच आयन के साथ था वही फार्मूला तो OH आयन का भी बताया था ना कल यार। अब इसको सॉल्व कर लो। अब मैं भाई डायरेक्ट लिख दूं तो पकड़ लोगे ना भाई, है ना। ये कैसे क्या समझ गए ना, वही पीछे वाला काम किया है, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया ऐसे, ये तो पीएच तो 14 से माइनस कर दो, हाँ तो ए आ गया जैसा बच्चे कह रहे थे, है। तो देखो अब हम लोगों ने इतने केस कर लिए, अब एक और केस करते हैं, जब एसिड और बेस को मिक्स कर दो। अब नेक्स्ट नंबर का केस, अब हम निकाल रहे हैं पीएच ऑफ ABCDE आता है, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस को मिक्स करोगे, अपने को कुछ नहीं करना है यार। देखो जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है वही करना है, बस उसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाना है कि पीएच वाले फार्मूले मार देने। अब गौर समझ लो सब लोग, डरना नहीं कोई। ये एसिड ये बेस मिल गए और ये हमारा बन गया रिजल्टेंट सोल्यूशन। अब भाई इसके पीएच की बात कर रहा है, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, वहां पर भी मैंने एसिड और बेस को कैसे किया था, एसिड और बेस की रिएक्शन 3 जगह आई है अभी तक। एक आई मोल में, मोल कॉन्सेप्ट में इसका कंसंट्रेशन भी पूछा जाता है, मोल कॉन्सेप्ट में इसका स्टाइक्योमेट्रिक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर कहां पे आया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस की रिएक्शन। फिर कहां आ रही है, यहां आ रही है। तीनों जगह पे एक ही कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं। जब भी एसिड बेस रिएक्शन आती है तो मैंने क्या किया है, एच आयन और OH आयन की रिएक्शन कराई है, ठीक है। तो आज भी वही करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये होगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में भी यही किया, कंसंट्रेशन में भी यही किया, स्टाइक्योमेट्री में भी यही किया। अब देखो जरा, हमें इसका कंसंट्रेशन दिया है, इसका वैल्यूम दिया है, इसका कंसंट्रेशन दिया है, इसका वैल्यूम दिया है। अब रिजल्टेंट वैल्यूम क्या हो गया, है कि नहीं। अब यहां पर एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो एच आयन कितने हुए, M इंटू V, मोल ऑफ एच आयन नहीं आया है, मोल ऑफ एसिड आया है, इसकी एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई किया, मोल ऑफ एच आयन। OH आयन निकाल लो, इंटू 1 मोल ऑफ OH आयन।
है कि नहीं? यहां तक तो ठीक है। अब बात आई, तुम सोल्यूशन का पीएच कह रहे हो, हमें पता तो चले कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। क्यों? एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। एच और OH बराबर आ गए तो न्यूट्रल हो गया, एच ज्यादा है तो एसिडिक हो गया, OH ज्यादा है तो बेसिक हो गया। तो अब हमें यहाँ क्वेश्चन को रोक देना है, इनके मोल मिल जाए, इनके मोल मिल जाए, अब कंपेयर मारना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो पता चले कि भाई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो हम सॉल्व क्यों करेंगे, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है। तो अब हमें यहाँ कंपेयर करना है। यहाँ पे 3 केस पॉसिबल है। कौन कौन से 3 केस पॉसिबल है जरा देखो। हाँ, 1, 2 और 3। देखो हमें मिल गए, एच आयन और OH आयन के मोल। ध्यान रखना मोल हमारे पास है। क्लियर? अब पहला केस, यदि एच आयन के मोल OH आयन के मोल आपस में बराबर है तो सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो भाई पीएच हो गया 7, पीएच हो गया 7। किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? अब मान लो एच आयन के मोल ज्यादा है OH आयन के मोल से, तो पीएच हो गया, मतलब सॉल्यूशन हो गया एसिडिक, पीएच आएगा लेस देन 7। यदि वो पूछता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी बना सकता है, ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7, लेस देन 7, तो हम उसी हिसाब से चेक कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि कूद के एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन के हिसाब से सेट कर लेंगे। अच्छा, अब बात आई वैल्यू निकालोगे कैसे, पूछ रहा है तो अब गौर समझना। भाई एच आयन ज्यादा है, OH आयन कम है, तो कितने एच आयन, पीएच रिजल्टेंट सोल्यूशन का निकलेगा ना। अब पीछे आते हैं, रिजल्टेंट सोल्यूशन ये, तो जितने OH आयन है उतने एच आयन खर्च हो जाएंगे, उसके बाद जो एच आयन बचेंगे उन्हीं का तो पीएच निकालोगे, है कि नहीं? तो हमेशा एक ही फार्मूला लगेगा, क्या, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, भाई जिसका पीएच निकाल रहे हो उसका कंसंट्रेशन, और वो क्या होता है, मोल ऑफ एच आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। अब देखो मोल कैसे निकलेंगे, मोल हमेशा इनका डिफरेंस, तो मोल ऑफ एच एन डिफरेंस मोल ऑफ OH एन। डिफरेंस को माइनस भी लिख सकते हो क्योंकि ऊपर बता चुके हो ये बड़ा है, दोनों का फार्मूला सेम होगा। वॉल्यूम टोटल क्या है, V1 प्लस V2, एच एन आ गया, पीएच चिपका देंगे। अच्छा मान लो OH एन के मोल कम है, एच आयन के मोल कम है, OH आयन के ज्यादा है, तो सॉल्यूशन हो गया बेसिक, तो पीएच हो गया 7 से ज्यादा। अब सॉल्यूशन में OH आयन निकलेगा, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकाल देंगे, निकलेगा कैसे, वही कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का डिफरेंस, जो ज्यादा हो उसको पहले लिख लो, जो कम हो उसको बाद में लिख लो, दोनों का फार्मूला सेम है, बस ध्यान रखना जो ज्यादा हो उसको पहले लिखना है। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, मैं ही गलत लिख रहा हूं, है ना? हाँ तो ये सही है। अच्छा वो OH का माइनस है, ला और सही से लिख देता हूं, अब सही है, ठीक है? तो यार इतनी देर से कर क्या रहे हो, मोल 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 मोल, ज्यादा कुछ अपने को करना ही नहीं है, ठीक है? हाँ बात समझ गया कैसे किया? तो आपको जब भी एसिड और बेस मिक्स करे तो क्या करोगे, एच आयन और OH आयन के मोल निकाल लो। इसमें 3 केस बनेंगे, मतलब इस पे वो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। हमने देखा भाई लोग बराबर है तो न्यूट्रल है, पीएच 7 है,
HN ज्यादा है, एसिडिक है, pH 7 से कम आएगा। कैसे निकालना है? दोनों के मोल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम। दोनों का फार्मूला एक ही है, दोनों के मोल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम, दोनों के मोल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम। जो ज्यादा हो उसको पहले लिख देना, है ना। बच्चों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है सर, एक क्वेश्चन तो बताओ। तो मैंने कहा चलो कोई करते हैं। What will be the pH of solution formed by mixing 10 ml of 0.1 m? वो m है कि n है ये गायब है, तो मैं लिख देता हूं, है ना, दोनों जगह m कर देता हूं। हाँ, अब जरा देखो, एसिड और बेस मिक्स कर रहा है और हमसे पीएच पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन इजी भी है, टफ भी है। जैसे आपने एचाइन के मोल निकाले, देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूं, m इंटू वी इंटू 2। यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर यार ये आप क्या कर देते हो, m इंटू वी इंटू 2 मिलीमोल, m बाई 10। m क्या है? मोलारिटी का सिंबल है। तो देखो m इंटू वी किया, मोल आ गया, मगर मोल हमें एचाइन के चाहिए तो उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। अब इसको बताना कितना लिख गया, 2 लिख गया ना। अब वो एचाइन निकालो, m इंटू वी इंटू 1, वो एचाइन कितने, एक, m इंटू वी इंटू 1, ये कितना आ गया, 1 आ गया। एचाइन ज्यादा है, सोल्यूशन एसिडिक है, सोल्यूशन एसिडिक है और पीएच 7 से कम है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बहुत घटिया बने थे तो हम लोग क्वेश्चन को जल्दी कर ले गए। तो पेपर में आएंगे, ऐसा ऐसा नहीं कि पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट तो यहां से पकड़ा ही दिया। भाई इस कॉन्सेप्ट को भी समझना टफ है ना यार, कि कैसे करें कि एसिडिक है वैसे। कुछ लोग उसको पूरी रिएक्शन करके करते हैं, हम छोटे छोटे मोल निकाल के करेंगे। मान लो हमें निकालना होता, ऑप्शन टफ बना देता तो निकाल देते। क्या ज्यादा है? HN। तो देखो इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक होगा। कंसंट्रेशन ऑफ HN तो मोल ऑफ HN, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम। 10 ml 10 ml मिलके, अब इसको करो तो ये 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 की पावर -2, 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड, तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -2। अब हमने फार्मूले में डाल दिया, हमारा फार्मूला क्या है, इसकी वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है तो वाटर वाले छोड़ दिए। अब हम लिखते क्या है, तो pH इक्वल टू आएगा ये, यहां से यहां तक। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7। देखो आंसर आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, ये क्या है, KW इतना दिया है, व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, टफ है ये। देखना सबसे पहले पकड़ो आप क्वेश्चन को, कहा गया है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ टेम्परेचर बढ़ाया गया है टेम्परेचर बढ़ाया गया है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW बढ़ेगा, और HN और OHN की वैल्यू क्या होती है, √KW। इसीलिए मैंने ये लिखाई है, मैंने कभी नहीं लिखा है कि 10 की पावर -7 होती है। मैंने कहा HN और OHN की वैल्यू हमेशा √KW होगी एट एनी टेम्परेचर। तो गौर सुनो, यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो KW की वैल्यू बढ़ी, KW की वैल्यू बढ़ी तो HN OHN की वैल्यू बढ़ी। इसका मतलब HN और OHN जो भी आएंगे वो 10 की पावर -7 से ज्यादा आएंगे। अब वो कह रहा है कि pH बताओ, तो यार HN और OHN की वैल्यू यदि 10 की पावर -6 से 7 से बड़ी है तो pH जो है वो 7 से छोटा आएगा।
वाटर का पीएच। भाई जितने ज्यादा एच एन उसी हिसाब से तो पीएच आएगा। यदि एच एन 10 की पावर -7 से छोटा है तो पीएच 7 से छोटा आएगा। वाटर का पीएच 7 होता है, मगर कब होता है? जब केडब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है कि नहीं? अब वो 10 की पावर -14 से कम हो गई, तो यदि केडब्ल्यू की वैल्यू केडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई, केडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई तो एच एन भी बढ़ जाएगा। ये देखो, एच एन बढ़ गया तो पीएच 7 से कम आएगा, और 7 से कम पे भी न्यूट्रल होगा क्योंकि दोनों के नंबर बराबर है। तो इसका मतलब ये तो गलत है, या तो अब ये बनेगा या ये बनेगा। अब बात आती, निकालना ही पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये सिखा रहा था कि मान लो ऑप्शन इधर उधर होते तो हम यहीं से कर लेते क्वेश्चन, अब निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो KW होगा उसकी वैल्यू 55 गुना है 25 डिग्री वाले के, तो ये है। तो अब यार हमें पीएच पूछ रहे हो, तो पीएच के लिए एच एन चाहिए। एच एन क्या होता है? √KW। तो इसका तो 7 हो गया। अब √55, तो इसका मतलब 7 से ज्यादा, 7 से 49 होता है, और 8 64 होता है, तो 7 से ज्यादा 8 से कम, है ना? तो 7.5 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये समझ पाए कैसे किया? ये रियल वैल्यू नहीं लिखी है, मगर उसी के आसपास की लिखी होगी, क्योंकि 49 का अंडर रूट लोगे तो 7 आएगा, 64 का लोगे तो 8 आएगा। भाई 55 लिखा है तो इसका मतलब 7 और 8 के बीच की कोई वैल्यू आएगी, अपनी तरफ से कोई भी चिपका दी, जो सही समझ में आया। अब एच एन आ गया है, पीएच निकाल दो। ये इसका मतलब ये हुआ कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 10 से छोटी है, log 10 = 1 होता है, तो 10 से छोटी वैल्यू का log की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, बड़ी थोड़ी आएगी। log 2 की 0.3, log 5 की 0.7 है, 1 से बड़ी कहां आ रही है? जब 10 से ऊपर जाओगे तब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा। भाई साथ में 1 से छोटी वैल्यू का माइनस होगा, लिख कर देता हूं यार, नहीं तो गुस्सा करोगे तुम लोग। अप्रॉक्स ये आ गया, log 7 की वैल्यू मैंने 0.8 लिखाई है, तो 0.8 ही लिख लो तब भी, तो यही वाला आंसर मैच कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा आंसर है। हो गया? समझ पा रहे हो क्या? अकेले दौड़ गया इस क्वेश्चन में? फिर से बताता हूं, उसने कहा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू 55 टाइम्स हाई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। 25 वाली हमें नोन है, 10 की पावर -14, तो 100 पे हमें KW मिल गया। एच आयन कंसंट्रेशन हमेशा कितना होता है वाटर का? ये किसी भी टेम्परेचर पे KW मिल गया, तो एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू √KW। ठीक, इसका ये आ गया, फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगा को मैंने आपको बताया है कि पावर लिखो, फिर यहां से यहां तक लिख दो। इसका मतलब आंसर 7 से छोटा आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, 7 और 6 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा है log 7.5, मतलब 7.5 लिखा है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, और 10 से ये छोटी वैल्यू है, तो जब 10 से छोटी वैल्यू है तो वैल्यू 1 से छोटी ही आ रही होगी, तो 1 से छोटी आ रही होगी, तो इसका मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। 6 पॉइंट समथिंग का एक ही आंसर है, तो यही आएगा आंसर। क्लियर है? हाँ, ये अच्छा, ये अच्छा देखो, एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू वाटर में कितनी होती है? 10 की पावर -14। मान लो कि KW की वैल्यू 10 की पावर -12 होती, तो एच आयन कितना आता? एच आयन और ओ एच आयन कितने आते हैं, है कि नहीं? यदि KW की वैल्यू 10 की पावर -14 से बड़ी होगी, तो एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू देखो 10 की पावर -7 से बड़ी आ रही है।
अब पीएच का फार्मूला ये है, तो पीएच कितना आया 6। तो अब न्यूट्रल वाटर का पीएच 6 है, मतलब वाटर न्यूट्रल है, मगर अब पीएच 6 होगा। न्यूट्रल का पीएच अब 6 हो गया, फिक्स हो गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हम सारी केमिस्ट्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 7 पे न्यूट्रल होता है, क्योंकि 7 10⁻⁻14 रखने से आता है। मगर अब वो पूरी केमिस्ट्री को 100 पे ले चला गया है, तो अब इसके हिसाब से 6 पे न्यूट्रल आएगा यदि हम KW ये डालते हैं। तो pH इक्वल टू भी 6, POH इक्वल टू भी 6, इसका मतलब 6 पे न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो ये आया। तो ये एक शॉर्टकट था ऑप्शन चेक करने का कि यार पीएच जो है वो इसके आसपास आना चाहिए। तो इसके आसपास 6 से मतलब 7 या 7 से छोटा आना चाहिए। तो ये 7 वाले थे, कट गए, 7 से छोटे 2 थे, तो मुझे सॉल्व करना पड़ गया, तो मैंने सॉल्व कर दिया। नहीं तो कुछ मत समझो, सीधा सॉल्व कर दो, सॉल्व करना भी आसानी है। KW आ गया तो एच आयन कंसंट्रेशन √KW, एच आयन आ गया, पीएच निकाल लो। अब जरा देखिए, अब आप हेडिंग लिखो, यदि मान लो स्ट्रॉन्ग वाला मामला तो सारा खत्म कर लिया हम लोगों ने। भाई कितने पॉसिबिलिटी थी स्ट्रॉन्ग में? स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर हो, स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर हो, या एसिड बेस के मिक्सचर हो। ये सारे 5 केस कर लिए। फिर क्या है, एसिड को डाइल्यूट कर दिया जाए या बेस को डाइल्यूट कर दिया जाए, वो भी केस निपटा दिए। अब क्या है, मान लो वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं, है कि नहीं? तो वीक एसिड का पीएच कैसे निकालोगे? तो अब वहां चलते हैं कि वीक एसिड आ गया तो पीएच कैसे निकलेगा। देखो, तो पीएच ऑफ वीक एसिड, अभी तक बातें समझ में आई हैं सबको? सब लोग बात समझ पाए हो? तो इतनी देर में आपने एक बात और सीखी होगी कि डायरेक्ट फार्मूला कभी यूज नहीं हो रहा है, उसके पैरेलल में वो जो छोटे वाले पॉइंट है पहले वो यूज होते हैं, फिर फार्मूले पे हम पहुंचते हैं। उसके पैरेलल में वो छोटे वाले पॉइंट यूज होते हैं, देन फार्मूले पे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा फार्मूला लगा दिया, जैसे लिक्विड सोल्यूशन में था। लिक्विड सोल्यूशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में देखो, क्वेश्चन देखा फार्मूला लगता था, उसके अगल बगल पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होते थे, 10 में से किसी एक में कोई पॉइंट यूज हो रहा है। मगर यहां बिना पॉइंट लगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। पहले पॉइंट लगा, फिर फार्मूला लगा, फिर आंसर आया, फिर कोई पॉइंट लगाया, फिर फार्मूला लगाया, फिर कोई आंसर आया। तो ये जो छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं, लिखाई जा रही हैं, ये याद होनी चाहिए। सिर्फ फार्मूले पे रहे तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, फार्मूले पर है तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, बार बार बता रहा हूं। ये जो छोटा छोटा जो पढ़ाया जा रहा है, जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, उनको याद रखना पड़ेगा कि हाँ यार, कहीं पर भी HNO का कंसंट्रेशन मिलता है तो वाटर ऐड करना है, नहीं करना है, कब करना है, ये सारी बातें याद रखनी है। कि जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस का यदि पीएच पूछता है तो पहले पीओएच निकालना है, देन पीएच निकालना है, डायरेक्ट पीएच निकालने पे नहीं जाओगे। तो ये सारी बातें जो बताई हैं, इनको आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब जरा देखो, वीक एसिड के पीएच की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच बहुत आसानी से निकल आता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज होता है, तो उसको एच आयन निकालना बहुत इजी है। यदि हमें एसिड का कंसंट्रेशन मिल गया, देखो हमें मिला एसिड का कंसंट्रेशन, मैंने कहा एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू बताओ, तो तुमने क्या बता दी 0.1। मैंने तो तुम्हें एसिड का कंसंट्रेशन दिया था, मगर तुमने एच आयन की तुरंत बता दी। ये कैसे बताइए, ये तो समझ गए ना। एसिड का दिया है, आयन का निकालना है, तो उसके नीचे की एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया है कि मोलरिटी ऑफ आयन कैसे निकाली जाती है, ये सही है। मगर यही मैं इस पे लिख दूं, अब निकालो। अब मैंने कहा एच आयन कंसंट्रेशन बताओ, अब ना तुमसे निकलेगा ना हमसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये 100% आयोनाइज नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा एच आयन का कंसंट्रेशन कितना है? क्योंकि 100 में से कितने मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हमें क्या पता है कि नहीं भाई। जैसे 100 HCl थे, मैंने कहा 100 HCl डाले हैं, बताओ एच आयन कितने आएंगे? तुम कहोगे 100, क्योंकि 100% आयनाइज हो रहा है।
अब मैंने कहा 100 एसिटिक एसिड डाले हैं, बताओ एचाइन कितने आएंगे? तुम कहोगे थोड़ी बता पाएंगे, क्यों? पार्शियल आयनाइज होगा। अब जब पार्शियल आयनाइज होगा तो पता नहीं 3% आयनाइज हुआ है, 5% हुआ है, 10% हुआ है, 12% हुआ है, हमें क्या पता। तो हमें वीक एसिड में प्रॉब्लम ये फंसती है कि एचाइन का कंसंट्रेशन ना देके वो मॉलिक्यूल का देता है। अभी तक जितने क्वेश्चन के समय मॉलिक्यूल का ही दिया है, तो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दोगे तो हम एचाइन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसका जुगाड़ निकालना पड़ेगा पहले कि यार एचाइन कंसंट्रेशन निकलेगा कैसे। क्यों? क्योंकि इस तरह से तो नहीं निकल पाएगा जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का निकलता था। तो पहले कुछ जुगाड़ निकाला जाए कि एचाइन कंसंट्रेशन निकले, फिर पीएच वही वाला फार्मूला लगा देना है। एचाइन मिल गया तो बस पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एचाइन कंसंट्रेशन। मगर यहां एचाइन निकालने के लिए अब कोई कॉन्सेप्ट, कोई जुगाड़ फिट करना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, अब उसको बताते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस समझ पा रहे हो कि वहां पर क्या था, यहां पर क्या है। वहां पर स्ट्रॉन्ग था तो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मिला नहीं कि एचाइन का मिला नहीं। यहाँ पे मॉलिक्यूल का मिल गया मगर एचाइन का हम में से कोई नहीं निकाल पाएगा जब तक कोई और डाटा नहीं दोगे या कुछ बताओगे नहीं। तो वो क्या डाटा है उसको समझाता हूं। देखिए, जैसे हम मानते हैं कि ये एसिटिक एसिड है, अब ये पानी में गया, आयोनाइज हो गया, ऐसे वीक एसिड है ना, इक्विलिब्रियम आएगी। अभी पीछे पढ़ाया था कि वीक जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम बनाते हैं। अच्छा, अब आपको दिया जा रहा है किसका कंसंट्रेशन? एसिड का कंसंट्रेशन। हमें कंसंट्रेशन एसिड का मिल रहा है तो मैंने कितना मान लिया? सी। तो ये 0 0 टी इक्वल टू 0 पे। अब जब इक्विलिब्रियम आई तो सी में से कुछ ब्रेक हुआ होगा। तो एक तो रास्ता ये है, गौर सुनिएगा, डरिएगा नहीं, है कि नहीं। सी से आपने एक्स को माइनस किया तो ये क्या बोला जाएगा? सी माइनस एक्स है। इसका मतलब कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन माइनस होता है, तो इसका मतलब एक्स भी कंसंट्रेशन होगा। भाई फिजिक्स वाले नहीं दौड़ाएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन उनकी खराब कर रहे हैं हम लोग, है उनका बेसी उड़ा दे रहे हो कि वहीं पढ़ाया गया ना हम लोगों को कि सेम यूनिट माइनस होती है। किलोमीटर से किलोमीटर माइनस होगा, ग्राम से ग्राम माइनस होगा। ऐसा थोड़ी होगा 100 मीटर माइनस 5 किलो इक्वल टू कितना, ये तो नहीं बता पाएंगे हम लोग। तो यदि ये सी क्या है? कंसंट्रेशन, तो एक्स भी कंसंट्रेशन हुआ। एक तरीका है ये डिसोसिएट करने का। इस तरीकों को एक्स क्या कहते हैं? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है ना। अच्छा, अब अल्फा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अब गौर से सुनो, अल्फा होता है फ्रैक्शन, ध्यान है सबको। फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस होगा, वो वहां मैंने पढ़ाया भी है। तो यार अल्फा हम ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। ये कंसंट्रेशन है और ये फ्रैक्शन है। ये तो वही हो गया कि 100 मीटर माइनस 5 किलो बराबर कितना, है ना। तो इसका मतलब कोई बवाल हमें करना पड़ेगा। वो कैसे होगा जरा देखो। हम ऐसे करते हैं, एक फ्रैक्शन है, इसमें से अल्फा फ्रैक्शन माइनस हो गया, यहां कोई बवाल नहीं है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस हुआ है। अच्छा, कोई एक फ्रैक्शन होगा, उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। जैसे 100% है तो 100% की कोई वैल्यू तो है कि नहीं। जैसे आपने कहा कि मेरी जेब में इस समय जो भी पैसे हैं वो 100%, उसमें से मान लो 500 रुपए है, 500 ही है, 500 रुपए मैंने 100 रुपए इनको दे दिए, तो वो 500 रुपए मेरे एक फ्रैक्शन हुए ना, टोटल फ्रैक्शन, उसमें से मैंने 100 रुपए इनको दिए। तो जब हम एक फ्रैक्शन बोलेंगे तो फ्रैक्शन माइनस करेंगे, वैल्यू बोलेंगे तो वैल्यू माइनस करेंगे, है कि नहीं। तो 500 बोलेंगे तो 100 माइनस करेंगे कि भाई 500 माइनस 100। एक फ्रैक्शन बोलेंगे तो 500 का 100 कितना होता है? 20%। 20% का मतलब 0.2, तो 1 माइनस 0.2 करेंगे, यही तो करेंगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। हम ऐसा लिख दें कि एक फ्रैक्शन इंटू 500, मतलब एक फ्रैक्शन की वैल्यू 500 थी, तो हमने फ्रैक्शन को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। एक फ्रैक्शन की वैल्यू 500 है, तो जरा बताना 0.2 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हुई? 100 आएगी, चेक करो, है ना। तो अब हम यही करने जा रहे हैं। देखो, एक फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन सी है, तो इतने फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन सी इंटू 1 माइनस अल्फा।
तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम से आयनिक इक्विलिब्रियम में आ जाओगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, देखो C और फिर C1 माइनस अल्फा। अब हमने यहां C इंटू 1 ही लिखा है, मगर 1 कोई दिखाता कहां है? तो आपने कहा 1 फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन C था, तो 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन क्या है? तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस हुआ है, देख लो आप, यूनिट एंड डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में चलोगे तो C माइनस अल्फा कभी मत कर देना, ऐसे करोगे C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये C अल्फा हो गया, C अल्फा हो गया, माइनस कितना हुआ? यही तो हुआ माइनस, C को अंदर लेके चले गए, तो आप C इंटू अल्फा माइनस कर रहे हो ना, है कि नहीं? तो ये देखो आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहां तुमने रहता क्यों फैलाया, वहां तो नहीं फैलाया था, वहां तो आपने कभी नहीं लिखा, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने कभी इस तरह से नहीं डिनोट किया है, और यहां रहता फैलाए पड़े। तो ये हुआ कि भैया दोनों इक्विलिब्रियम थी, यहां बवाल क्यों है वहां बवाल क्यों नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता रहा हूं, ठीक है? वहां हम सीधा क्या करते थे, एक्स लिख देते थे, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन करते थे, मगर यहां क्या है, हमेशा वीक में इक्विलिब्रियम होगी, और जब वीक में इक्विलिब्रियम बनेगी तो हमें उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए होगा तो हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं। तो अब हम एक बात दिमाग में बैठा लें कि हम लिखेंगे इस तरह से, कंसंट्रेशन दिया है तो कंसंट्रेशन माइनस अल्फा कभी नहीं लिखेंगे, कंसंट्रेशन दिया है तो कंसंट्रेशन इंटू 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, और वो सी अल्फा आएगा। तो यार एच आयन कंसंट्रेशन देखो मिल गया, हमें तो पीएच निकालना है ना, और पीएच निकालना है तो सोल्यूशन के एच आयन चाहिए, सोल्यूशन के एच आयन मिल गए, क्वेश्चन हमारा खत्म। हमें एच आयन चाहिए थे, भाई ने एच आयन दे दिए, ये देखो ये हमें एच आयन आ गया, यूनिवर्सल फार्मूला, मतलब आप जब चाहो तब लगाओ, एच आयन की वैल्यू आ गई। मगर टेंशन जानते हो क्या हुई, हमने तो तुम्हें सिर्फ मालिक्यूल का कंसंट्रेशन दे रखा है, अल्फा तो दिया ही नहीं है, और तुम्हारा फार्मूला अल्फा में आया है, सी अल्फा आया है, अल्फा मिलेगा नहीं तो आंसर निकलेगा नहीं। हमने तो मालिक्यूल का कंसंट्रेशन दिया है, तो मालिक्यूल का कंसंट्रेशन तो तुम्हें पता है, मैंने कहा भाई 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का पीएच बताओ, तो ये तो सिर्फ कंसंट्रेशन दिया है, तो उससे सी मिल गया, अल्फा कहां दिया है? तो यार प्रॉब्लम ये है कि एच आयन की वैल्यू तो मिल गई है मगर अल्फा के टर्म में मिली है, अल्फा तुम दे नहीं रहे हो, तो इसका मतलब अल्फा का जुगाड़ कहीं से बैठालना पड़ेगा। तो अब अल्फा का जुगाड़ कैसे बैठालते हैं देख, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो वीक एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं, के, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आ गया। सही है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को? हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक जगह पे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इसको पढ़ाएंगे बस एक मिनट के लिए। के इक्वल टू क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब जैसे ही ये आया तो लोग बिदक गए, क्योंकि स्क्वायर में आ गया है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मैथ वाले केमिस्ट्री वाले रोने लगे, मैथ थोड़ी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री लिया है, मैथ क्यों पढ़ूंगा? तो यार केमिस्ट्री वालों ने कहा यहां तो बवाल है, भाई लोग अब रोएंगे कि यार सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन गई है ना, तो बवाल मचेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ हो गया, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन देखो आप मैथ्स के हिसाब से सेकंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये देखो, ये देखो। अब यार उसको सॉल्व करने के लिए हमें रहता फैलाना पड़ेगा, नॉर्मल सॉल्व नहीं होगा, तो केमिस्ट्री वाले क्यों करेंगे, उनका अपना रोना धोना है कि मैथ्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े, फिजिक्स भी पढ़े, बायो भी पढ़े। तो देखो सी अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस के इक्वल टू 0, तो ये हुआ कि यार कोई रास्ता निकालो ना, जुगाड़ निकालो, इतना बड़ा काम क्यों करें? तो अब जरा गौर से देखना, ये हमारा फार्मूला यूनिवर्सल है, बिना जुगाड़ का है, ठीक है?
आपको यदि सी और अल्फा दोनों दिया जाए तो यहां चिपकाओ, एचायन आ गया, पीएच वाला फार्मूला मारो, ठीक है। मगर अल्फा नहीं दिया गया तो फिर हमको यहां तक जाना पड़ेगा, और जब हम यहां तक जाते हैं तो देखो क्या होता है। अब आप लोग जरा 2-3 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि यदि हम यहां तक गए तो क्या हुआ। हमारी इक्वेशन क्या है यार, एक मिनट, सी अल्फा स्क्वायर के अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर के अल्फा, ये इक्वेशन आई है कि नहीं, ये इक्वेशन निकालिए। अच्छा, इसी इक्वेशन का एक फॉर्म ये है, इसी को तो इधर उधर करके ये निकाला है ना। अब यहां क्या है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। क्यों? क्योंकि रोना धोना केमिस्ट्री वालों का है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं, जरा गौर समझो। हम किसको पढ़ रहे थे, वीक एसिड को पढ़ रहे थे। वीक एसिड का आयोनाइजेशन कैसा होता है, पुअर होता है, कम होता है, पार्सली होता है ना। तो हम मान लेते हैं कि यार इनका आयोनाइजेशन बहुत कम है, मतलब इतना कम है कि अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अल्फा बहुत बड़ा है, अल्फा बहुत छोटा है, 1 बहुत बड़ा है। हम ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। इससे क्या होगा जरा देखिएगा, ये अप्रोक्सीमेशन लिया, और यदि ये अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो, ये अप्रोक्सीमेशन लिया तो ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने 1 माइनस अल्फा अप्रोचकल टू 1 लिख दिया। अल्फा बहुत छोटा है तो 1 से माइनस करो या ना करो, लगभग वैल्यू बराबर आ जाएगी। जैसे 1 माइनस 10 की पावर माइनस 3, अब 1 माइनस 10 की पावर माइनस 3 करो तो 1 माइनस 0.001 आया 0.998। अब 0.998 या 1 लगभग बराबर है, तो उन्होंने कहा 1 ही लिख दो ना यार, तो हमने कहा ठीक है। तो यदि ये अप्रोक्सीमेशन लग गया तो ये आ गया, तो अल्फा देखो आराम से निकल आया। मगर ये अल्फा कब निकला है, जब अप्रोक्सीमेशन लगा है। एच एन क्या आ जाएगा, तो एच एन हमारा ये आ गया, वैल्यू जाके डाल दो सी अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू तुम निकाल लाए हो, तो तुमने अल्फा की वैल्यू डाली तो ये ऐसा आ गया। ये देखो, ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन के नीचे चल रहा है। तो ये जब अप्रोक्सीमेशन लिया है तब एचाइन कंसंट्रेशन आया है, और ये अप्रोक्सीमेशन के पहले आया था, इसलिए ये यूनिवर्सल है। और ये अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला है, एचाइन इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू सी। तो हमें दो बातें याद रखनी है, अप्रोक्सीमेशन लेने पे अल्फा इतना आता है और एचाइन इतना आता है। एचाइन आ गया तो पीएच आ जाएगा, है कि नहीं भाई। एचाइन आ गया तो वही अपना फार्मूला है। अच्छा, मान लो ऐसा ना हो, 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 जो है ज्यादा बड़ा ना हो अल्फा से, हम इसको 1 ना कर पाए, मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहे हैं। भाई मान लो अल्फा छोटा नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे। अब नहीं लोगे तो भैया वो क्वाड्रिक इक्वेशन बनी है, अब तो हमें वही करना पड़ेगा जो फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो अब यार इसको सॉल्व करो, तो देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट ऐसे ही निकाले जाते हैं ना, एक प्लस रूट एक माइनस रूट, अल्फा माइनस तो हो नहीं सकता है भाई, या तो डिसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन नहीं होगा, तो निगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, तो हम सिर्फ प्लस वाला साइन ले रहे हैं। तो माइनस, अब इसको सेट करो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो उससे कंपेयर करके देखो, माइनस बी प्लस माइनस में सिर्फ प्लस, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2
ए, देखो ये सी माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह क्या है सी, तो अल्फा की वैल्यू अब ये निकल के आई। अब ये यूनिवर्सल है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा है, तो एच एन कितना निकल के आया। तो जब अल्फा की वैल्यू आपने डाल दी तो सी से सी कट जाएगा, तो एच एन इतना निकल के आ गया। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, आप जब चाहो तब लगाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि यार नीट चल रहा है, अब नीट में यदि इतने बड़े बड़े फार्मूले लगाने पड़ गए तो उसका टाइम बहुत किल होगा, है ना। तो जरा गौर समझो, इधर समझिए, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपके पास नहीं आता है, मगर आ भी सकता है, ना के बराबर आता है, ऐसा नहीं नहीं आता है। वो मोस्टली इधर देता है, आपको ऐसा डाटा देता है जिसमें आप अप्रोक्सीमेशन ले पाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो पहले तो तुम एच आयन निकालोगे, फिर पीएच निकालोगे जाके, है ना, तब जाके कहीं आंसर आएगा। तो वो काफी कैलकुलेशन का है, तो उस जगह देते हैं जहां पे कैलकुलेशन के लिए खूब टाइम है। तो जेई में क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए मिलता है 2.5 से 3 मिनट, ठीक है। 90 क्वेश्चन में 75 करने होते हैं, और तुम्हारे में 180 करने होते हैं, मतलब दुगने से भी ज्यादा तुम्हें करने होते हैं। उनको 75 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में, और तुम्हें 180 करने होते हैं, तो उनको मिलता है 2.5 से 3 मिनट। तो उनके लिए क्या है कि कैलकुलेशन बड़ी भी करो, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नीट में क्या है, 40 सेकंड 45 सेकंड में क्वेश्चन निपटाना है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, इस वाले पे ज्यादा आते हैं, मगर आ भी सकता है। तो बच्चों ने कहा हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि निगलेक्ट मारना है कि नहीं मारना है। देखो हम लोग ये तो सीख गए, हम लोग ये सीख गए कि यदि कोई वीक एसिड है तो उसके एचाइन के दो फार्मूले हैं, एक ये वाला अप्रोक्सीमेशन के साथ, एक विदाउट अप्रोक्सीमेशन। ये तो मैंने देखो पूरा पढ़ाया है आपको, ये याद रखना है कि अप्रोक्सीमेशन लेने पे अल्फा इतना आता है, अप्रोक्सीमेशन लेने पे एच इतना आता है, और ये विदाउट अप्रोक्सीमेशन लेने पे अल्फा इतना आता है और एच इतना आता है। जिसको कभी कुछ ना समझ में आए हर एक में यही लगाओ, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है ना। नहीं समझ में आ रहा है, यही लगाते चले जाओ, जो भी आएंगे सही आंसर आएंगे, इससे अच्छा आंसर तो कोई दे ही नहीं सकता है। ये और ये फार्मूला, तो ये फार्मूले बस याद रखने। अब बात आई क्वेश्चन को हम कैसे पकड़ेंगे। तो अभी टाइम है, 1 बजे क्लास खत्म होती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। देखो, हाँ रुक जाओ, देखिए आज इसी जगह पे, हाँ अप्रोक्सीमेशन क्यों लिया है। देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं, 1 मिनट ये चीज बता दूं इसको, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने ये माना कि अल्फा बहुत छोटा है, तो जब बहुत छोटा है तो 1 से बहुत छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो लगभग 1 ही आंसर आएगा। जैसे ये देखो 1 से इसको माइनस करो तो आंसर आएगा, तो अब आप ये 1 लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है। तो इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया पूरे की, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो जब आप यहां 1 लिख दोगे इस जगह पे तो ये आ जाएगा, तो अल्फा ये आ जाएगा, अल्फा ये आ गया तो एच एन ये आ जाएगा, क्योंकि एच एन इक्वल टू सी अल्फा था, अल्फा की वैल्यू डाल दी। अब जब ये सी अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जा रहा है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, तो ये कट गया तो एक सी आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, कल आपकी क्लास 9 बजे है, कल संडे है मगर 9 बजे क्लास है, इसी जगह से उठाऊंगा, ठीक है।
कल 9 बजे की क्लास में यहां से उठाऊंगा कि वीक एसिड का पीएच कैसे निकालोगे, और इसके बाद गौर समझिएगा, कल ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो कल जहां तक मेरा आइडिया है कि हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर ले जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे से 2.5 घंटे, 2.5 घंटे के आसपास चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके बाद 3 चैप्टर है हमारे, ठीक है। लेक्चर वैसे नहीं लगेंगे, लेक्चर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि आप मान लो जैसे हमने कुछ पढ़ाया, आप समझ गए तो आगे निकल गए। अब मान लो कुछ पढ़ाया, बच्चों को कम समझ में आया तो बच्चे डाउट आउट पूछते हैं, फिर हम डाउट बताते हैं, तो वो स्पीड है। वैसे तो मैं अभी तक जितने 6 चैप्टर हुए हैं उसके हिसाब से तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, तो स्पीड रहती है। मतलब आप तो कह रहे हो यार धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं स्पीड रहती है, मगर जो बताया वो समझ गए तो अगली हेडिंग आ गई, हम तो उसको स्पीड कहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि एक बताया समझ गए तो फिर वो तेजी से भगेगा। तो मुझे लग रहा है हो जाएगा, मगर हाँ कितनी क्लासें लगेंगी, अभी क्लासें लगेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा बड़ा चैप्टर है, ये छोटा है, इससे अगला वाला और छोटा है। रिडॉक्स जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के बराबर का चैप्टर है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा इलेक्ट्रो में, और फिर एटॉमिक में भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि तुम फिजिक्स में पढ़ के बैठे हो, तो जब हम बताएंगे तो तुम पकड़ लोगे। तो एटॉमिक में भी कम टाइम लगेगा, इलेक्ट्रो में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो में कम से कम 5 चैप्टर यूज होंगे, 1-2 नहीं, 5 चैप्टर। तो 2-2 घंटे की क्लासें हैं, 4 क्लासें तो 2-2 घंटे की होती हैं, 3 और एक संडे वाली, तो 2-2 घंटे की क्लास होने की वजह से खिंच जाता है, 1.5-1.5 घंटे वाले में तो फंसता है। मगर जैसे 2 घंटे की देखो आज मिली, यदि आप देखो तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, कितने टॉपिक पढ़ा दिए, ठीक है। हाँ, आयनिक में देखो ये तीसरा लेक्चर है, अभी 4 और समझ लो, 4 आराम से लग जाएंगे। क्योंकि देखो एक क्लास बफर के लिए चाहिए, एक क्लास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए चाहिए, एक क्लास चाहिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के लिए, 3 तो यही हो गई। एक मिसलिनियस, किसी में ज्यादा लग जाएगा, किसी में 5 मिनट कम लगेगा, है ना। हाँ करा दूंगा, तो वही कह रहा हूं, तो 4 लग जाएंगे, कल एक ले लेंगे। तो अब मुझे नहीं पता है, कल आपकी 9 बजे क्लास है, सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, और कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, ये भी बता दे रहा हूं, मैं कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भिजवाऊंगा, बंद करा के कराऊंगा क्लास, ध्यान रखिएगा। हाँ